आप सभी का स्वागत है हिंदी नॉवेल स्टोरी एक्सप्लेनर में। यहाँ पर हर एक स्टोरी आपको मैजिक, सिस्टम, रोमांस की एक जादुई सफर पे ले जाएगी। इस स्टोरी का सारा चरित्र, स्थान, घटना सब कुछ काल्पनिक है। इसे वास्तविकता से जोड़ने का प्रयास ना करें। चलिए स्टोरी की तरफ आगे बढ़ते हैं। कुई रुईचेंग और 6 बूढ़ों को उम्मीद नहीं थी कि अर्जुन इतना घमंडी होगा, भले ही वह मौत के मुंह में था। कुई युआन ऐसा व्यक्ति नहीं था जिससे कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से मिल सकता था। तुम छोटे कमीने, मैं सच में नहीं समझ पा रहा हूं कि तुम्हारा आत्मविश्वास कहां से आता है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि इन विशेषज्ञों के सामने तुम्हारा कोई मौका है? तुम सचमुच चाहते हो कि मेरे पिता यहां व्यक्तिगत रूप से आएं? क्या मजाक है? हमला करो, उसके अंगों को अपंग कर दो। अगर वह विरोध करे तो उसे तुरंत मार दो। कुई रुईचेंग को पूर्ण विश्वास था क्योंकि ये 6 बूढ़े लोग मूल राजा क्षेत्र के विशेषज्ञ थे। यदि इतने सारे लोग एक संत दायरे के बच्चे से निपट नहीं सकते तो वे सचमुच हंसी का पात्र बन जाएंगे। जहां तक उसके खुद घायल होने की बात है तो ये बहुत सरल था। वह पूरी तरह से कीमिया पर केंद्रित था और उसने मार्शल आर्ट को गंभीरता से नहीं सीखा था। उसकी साधना का स्तर केवल गोलियों के कारण ही अपने वर्तमान स्तर तक पहुंचा था। युद्ध कौशल के मामले में वह स्वाभाविक रूप से अर्जुन का मुकाबला नहीं कर सकता था। हालांकि ये 6 लोग युद्ध कला के विशेषज्ञ थे और वे इस बदमाश को कुचलने में सक्षम थे। 6 बूढ़ों ने अर्जुन को कम आंकने का साहस नहीं किया और शीघ्रता से उसे घेर लिया। उनकी तलवारों से ठंडी लहरें निकल रही थीं, जिससे होटल के कमरे का वातावरण अचानक जम गया। हवा में हत्या की भयावह मंशा व्याप्त हो गई, मानो 2 अदृश्य हाथ अर्जुन का गला घोंटना चाहते हों। दबाव के कारण कमरे की चारों तरफ की दीवारें टूट गईं। सौभाग्य से होटल के मेहमान और सभी कर्मचारी पहले ही बाहर निकल चुके थे। होटल के बाहर बहुत सारे लोग खड़े थे। हर कोई जानता था कि कोई परिवार यहाँ किसी की तलाश में था और वे यहाँ शो देखने आए थे। उन्हें कोई दया नहीं आई। आखिरकार ये कोई परिवार जैसे प्रतिष्ठित कीमिया परिवार को भड़काने का नतीजा था। उसे मार डालो। 6 बूढ़े एक साथ दहाड़ने लगे। उनकी आभा बढ़ी और वे तलवारें लहराते हुए अर्जुन पर टूट पड़े। ऊर्जा की एक लहर आंधी की तरह अर्जुन की ओर बढ़ी। अर्जुन ने आंखें सिकोड़ लीं। वह यहाँ मुसीबत में नहीं पड़ना चाहता था, पर इस मामले का अंत बुरा होना तय था। कोई परिवार यहाँ एक प्रमुख ताकत था, इसलिए यदि वह यहाँ पैर जमाना चाहता था तो उसे आज इस खतरे को पूरी तरह से खत्म करना होगा। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। फिर उसने एक कदम आगे बढ़ाया और बौद्ध धर्म के सुनहरे प्रकाश के घेरे ने उसकी मुट्ठी को घेर लिया। उसी समय रक्त ड्रैगन की शक्ति भड़क उठी और मुट्ठी बूढ़े लोगों में से एक की ओर उड़ गई। अब जब अर्जुन संत क्षेत्र के शिखर पर पहुंच गया था तो उसे अब मूल राजा क्षेत्र विशेषज्ञों का डर नहीं था। अर्जुन की मुट्ठी बूढ़े आदमी की तलवारों में से एक से टकरा गई। टकराना एक क्षण में पूरा होटल कमरा तेज हवा में बह गया और हर जगह सदमे की लहरें फैल गईं। बूढ़ा आदमी पीछे की ओर गिरा। उसका शरीर अनियंत्रित रूप से लड़खड़ाने लगा। उसका चेहरा सदमे से भर गया। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि यह बच्चा इतनी शक्ति दिखा सकेगा। उसी समय शेष 5 तलवार के वार आपस में उलझ गए और अर्जुन पर एक विशाल जाल की तरह छा गए। ये तलवार के इरादे से बनाई गई एक संरचना थी। यदि इसका प्रयोग किसी साधारण व्यक्ति के विरुद्ध किया जाता तो यह उसे मार डालने के लिए पर्याप्त होता। दुर्भाग्यवश अर्जुन के विरुद्ध ये बेकार साबित हुआ। अर्जुन ने उनकी ओर देखा और सिर हिलाया। तुम लोग बिल्कुल भी कुशल नहीं हो, फिर भी तुम मुझे फंसाना चाहते हो। हास्यास्पद। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, अर्जुन ने अचानक अपनी उंगली बढ़ाकर एक निश्चित दिशा की ओर इशारा किया। दिव्य बिजली की शक्ति तुरंत उसकी उंगली के चारों ओर लिपट गई और उसकी उंगली से अनगिनत बिजली के बोल्ट निकले और संरचना पर टूट पड़े। गड़गड़ाहट। दिव्य बिजली चमकी और संरचना बिखर गई, जिससे कमरे में धूल और मलबा फैल गया। बूढ़े लोग अविश्वास से भरे हुए थे। इस लड़के ने तो उनके गठन को इतनी आसानी से निपटा दिया था। असहाय होकर वे केवल गंभीर भावों के साथ पीछे हटकर अपना अगला कदम तय कर सकते थे। इस समय अर्जुन के कपड़े हवा में लहरा रहे थे और उसकी आभा भयावह और दमनकारी थी। चूंकि आप संरचनाओं के साथ खेलना चाहते हैं, इसलिए मैं आपकी आंखें असली चीजों के लिए खोल दूंगा। प्राचीन शून्य बिजली संरचना। अर्जुन ने अपनी उंगली से रक्त की एक बूंद निकाली और तुरंत हाथ पर एक मुहर बना ली। उसने संसार कब्रिस्तान से 16 स्पिरिट स्टोन भी निकाले, जो होटल के कमरे में 16 अलग अलग जगहों पर जाकर तुरंत प्रज्वलित हो गए। होटल से प्रकाश की एक कमजोर किरण टूटकर आसमान तक पहुंच गई। बिजली ने प्रकाश के खंभे को बिजली की रस्सियों की तरह घेर लिया। वे आपस में जुड़ गए और एक विशाल बिजली का निर्माण किया, जिसने कमरे में मौजूद सभी लोगों को अपनी चपेट में ले लिया, जिसमें कुई रुईचेंग भी शामिल था।
कुई रुईचेंग के चेहरे पर अचानक से बदलाव आ गया। ये व्यक्ति न केवल एक स्वर्ग विरोधी मार्शल कलाकार था, बल्कि एक कुशल गठन मास्टर भी था। वह घबरा गया और चिल्लाया, जल्दी से पता लगाओ कि इस संरचना को कैसे तोड़ा जाए। उस बदमाश को तुरंत मार डालो। पीछे हटने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं चाहता हूं कि तुम उसका दिल निकालो और उसकी हड्डियां एक एक करके तोड़ो। छहों बूढ़ों ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं, उनकी निगाहें ठंडी थीं। वे जानते थे कि इस बच्चे से निपटना आसान नहीं होगा। प्राचीन शून्य बिजली संरचना अचानक भड़क उठी और एक जंगली जानवर की तरह क्रोधित दहाड़ सुनाई दी। अपना रक्तसार इकट्ठा करो, संरचना को तोड़ो और उस छोटे कमीने को मार डालो। हाँ, युवा मास्टर। रक्तसार की 6 बूंदें एक साथ बाहर निकलीं और उसी समय उनके हाथों में मौजूद आत्मा तलवारें उड़ गईं। तलवारों की छायाएं तुरंत घनीभूत हो गईं और ये 6 तलवारें एक राजसी आकाशगंगा में परिवर्तित हो गईं। जब भीड़ ने ये देखा तो उनमें इसकी पूजा करने की इच्छा उत्पन्न हुई। इतना ही नहीं, जब वह अर्जुन के पास पहुंचने ही वाला था तो उसमें वास्तव में आग की लपटें उठने लगीं, जो बढ़ती ही गईं और अंततः आग के समुद्र में बदल गईं, जिसने अर्जुन को चारों ओर से घेर लिया। तुम मेरे सामने आग और तलवारों से खेलने की हिम्मत करते हो। अर्जुन ने एक कदम आगे बढ़ाया और अपनी आभा को छोड़ा, जिससे उसके शरीर के भीतर से अमर ज्वालाएं निकल गईं। जब ऐसा हुआ तो कुछ अविश्वसनीय हुआ। आग के समुद्र ने ऐसा व्यवहार किया मानो उसने कुछ भयानक देख लिया हो और एक के बाद एक भागने लगे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि चीजें इस तरह विकसित होंगी। अचानक एक प्राचीन आभा ने पूरे होटल के कमरे को घेर लिया। जब दोनों ताकतें हिंसक रूप से टकराईं तो बहते हुए तलवार क्यूई ने कमरे को धरती पर नरक में बदल दिया। धमाका। जो तलवारें पहले अर्जुन की ओर लक्षित थीं, वे सब जमीन पर गिर गईं और उनमें आध्यात्मिकता के सभी चिन्ह लुप्त हो गए। उसी समय अर्जुन ने गर्जना की और वह युक्ति क्रियान्वित की जिससे असंख्य तलवारें झुक गईं। एक बार इसे सक्रिय कर दिया गया तो जमीन पर गिरी तलवारें अचानक ऊपर उठ गईं और यहां तक कि उलट गईं, जिससे उनकी नोकें अपने पूर्व मालिकों की ओर मुड़ गईं। इस समय अर्जुन ने कमरे में मौजूद हर तलवार को नियंत्रित कर लिया। जाना। जैसे ही तलवारें कुई रुईचेंग और 6 बूढ़े लोगों पर उड़ी, उनकी आवाज गूंज उठी। जहां भी तलवार गुजरी, जमीन टूट गई, हवा गरजने लगी और सब कुछ बह गया। 6 बूढ़े आदमी और कुई रुईचेंग पूरी तरह से अचंभित थे। किसने सोचा होगा कि यह बच्चा वास्तव में अपनी तलवारों को भी नियंत्रित करने में सक्षम होगा? ये कैसे संभव हुआ? उनकी आध्यात्मिक तलवारें खून से बंधी हुई थीं और उन्हें विशेष सामग्रियों से भी गढ़ा गया था। अधिकार के अनुसार उनकी तलवारें केवल उनकी आज्ञा का पालन करेंगी। हालांकि वे ये सब कैसे समझा सकते थे? कुई रुईचेंग का चेहरा और भी पीला पड़ गया जब उसने ये दृश्य देखा। बिजली, आग और संरचनाएं। इस बच्चे ने पहले से ही 3 अलग अलग प्रकार की शक्तियों में महारत हासिल कर ली थी। कुनलुन पर्वतों में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह बच्चा केवल एक संत क्षेत्र साधक था। बहुत सारा कचरा। क्या तुम बस इतना ही कर सकते हो? मैं तुम्हें 10 सेकंड देता हूं। अगर तुम इस बच्चे को नहीं मारोगे तो जब हम वापस आएंगे तो मैं अपने पिता से तुम सबका निपटारा करवा दूंगा। जब कुई रुईचेंग ने वृद्ध लोगों से आगे बढ़ने का आग्रह किया तो वहां दहशत फैल गई। उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। उसने अपने पिता को अपनी हरकतों के बारे में नहीं बताया था, न ही उसने कोई परिवार के कुलीन विशेषज्ञों को बुलाया था। आखिरकार ये 6 मूल राजा क्षेत्र विशेषज्ञ एक साधारण संत क्षेत्र साधक से निपटने के लिए पर्याप्त थे। हालांकि अब उन्हें पता चल रहा था कि मामला ऐसा नहीं था। यह आदमी कहां से आया? 6 बूढ़ों को पता था कि अगर उन्होंने तलवारों का इस्तेमाल किया तो नतीजा अच्छा नहीं होगा, इसलिए उन्होंने अपनी मुट्ठियों का इस्तेमाल किया और अर्जुन पर मुट्ठियों से कई वार किए। अर्जुन ने ठंडी सांस ली। उसका शरीर अमर ज्वालाओं से घिरा हुआ था। उसने अपने शरीर पर अपने रक्तसार की एक बूंद डाली और उसकी आभा बढ़ने लगी। यह कोई साधना प्रधान प्रोत्साहन नहीं था, बल्कि शरीर के परिष्कार से प्राप्त एक भौतिक प्रोत्साहन था। जब वह सृजन शरीर शोधन की गुप्त तकनीक प्रसारित कर रहा था तो उसके शरीर से चटचटाहट जैसी आवाजें आ रही थीं। यदि वह इस तकनीक में निपुणता प्राप्त करना चाहता था तो उसे अपने भौतिक शरीर पर निर्भर रहना पड़ता। धमाका। अर्जुन की मुट्ठी आग की लपटों और सुनहरे प्रकाश के घेरे से भरी हुई थी। जब उसने अपने मुक्कों से उनके मुक्कों का जवाब दिया, उसने अकेले ही 6 लोगों से लड़ाई की। ऐसा इसलिए था क्योंकि सृजन शरीर शोधन की गुप्त तकनीक एक प्राचीन शरीर शोधन तकनीक का अधूरा संस्करण थी। अर्जुन ने इसे केवल पहले स्तर तक ही विकसित किया था। इस स्तर पर वह इन 6 विशेषज्ञों को हराने में असमर्थ रहे और धीरे धीरे एक प्रतिकूल स्थिति में पहुंच गए। उसका खून तेजी से बहने लगा और उस पर कई बार मुक्के मारे गए, लेकिन वह गिरा नहीं। इस समय वह पागलों की तरह लड़ने लगा।
उसके शरीर से रक्त, ऊर्जा और हत्या की भावना बाहर निकल रही थी। वह जितना अधिक घायल होता गया, उसकी शारीरिक स्थिति उतनी ही बेहतर होती गई। ये बच्चा वास्तव में अपने शरीर को निखारने के लिए हमारा उपयोग कर रहा है। उनमें से एक बूढ़े व्यक्ति ने कुछ देखा और आश्चर्य से बोला, आखिरकार कुनलुन पर्वतों में शरीर को परिष्कृत करने की साधना अत्यंत दुर्लभ थी। एक बार जब कोई साधक बन जाता है और अपना डेंटियन बना लेता है, तो उसके लिए अपने शरीर को परिष्कृत करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हालांकि अर्जुन ठीक यही कर रहा था। इस बच्चे को सफल मत होने दो। अगर वह सफल हो गया और आगे बढ़ने में कामयाब हो गया, तो स्थिति और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। कुई परिवार के 6 विशेषज्ञ एक साथ पीछे हटे, लेकिन अचानक उन्होंने खुद को एक दल द्वारा घिरा हुआ पाया। इसके अलावा संरचना में बिजली की शक्ति लगातार उन पर बमबारी कर रही थी। वे तो बस अपने आप को संभाल सकते थे और इसे सहन कर सकते थे। साथ ही हर मौके के साथ अर्जुन का शरीर और भी चमकने लगा। ये स्पष्ट था कि वह सफलता हासिल करने वाला था। दिव्य बिजली के साथ मिलकर वह बिल्कुल अजेय था। टकराना, टकराना, टकराना। पूरे 10 मिनट के बाद 6 बूढ़े लोग और अधिक सहन नहीं कर सके। वे थक चुके थे और उनमें लड़ने की बिल्कुल भी ताकत नहीं थी। सर, कृपया हमें जाने दीजिए। कुछ लोग दया की भीख मांगना चाहते थे, लेकिन अर्जुन अपने शरीर को निखारने के महत्वपूर्ण मोड़ पर था। वह कैसे रुक सकता था? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने पाया कि उनके द्वारा चलाया गया वध का दाव इस शरीर शोधन तकनीक के साथ अत्यंत संगत था। अर्जुन की मुट्ठी उनमें से एक के शरीर पर लगी, जिससे उसकी छाती में छेद हो गया। एक प्रतिष्ठित प्रारंभिक चरण के मूल राजा क्षेत्र विशेषज्ञ की ऐसे ही मृत्यु हो गई। अन्य 5 विशेषज्ञ अभी सदमे से उबर भी नहीं पाए थे कि उन्हें अचानक एहसास हुआ कि यह शैतान बच्चा फिर से उन पर हमला कर रहा है। धमाका, लाल बत्ती चमकी और जल्द ही 4 और विशेषज्ञ गिर गए। इस समय केवल कुई रुईचेंग और एक और विशेषज्ञ कोने में कांपते हुए रह गए। उनकी आंखें लाल हो गई थीं। कुई रुईचेंग हमेशा से ही कीमिया में डूबा रहता था और उसने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं देखा था जो इतनी बेरहमी से हत्या करता हो। वह वहां से निकल जाना चाहता था, लेकिन जब भी वह संरचना अवरोध के पास पहुंचता तो उस पर दिव्य बिजली गिरती। ये बहुत दर्दनाक था और उसका शरीर उछलकर जमीन पर गिर गया। कुछ सेकंड बाद उसके सामने एक काली छायादार आकृति प्रकट हुई। गल्प, वह कुछ बोलने ही वाला था कि अर्जुन ने आगे बढ़कर कुई रुईचेंग की गर्दन पकड़ ली। मैंने तुम्हें पहले भी एक मौका दिया था, याद है? अर्जुन की उदासीन आवाज गूंजी। कुई रुईचेंग ने खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश की, लेकिन जल्द ही उसे पता चला कि अर्जुन का हाथ एक स्टील बार की तरह था जिसमें एक वाइस ग्रिप थी। उसने जो कुछ भी किया उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसी समय ऊर्जा की एक शक्तिशाली लहर उसके शरीर में उमड़ पड़ी, जिससे उसके आंतरिक अंग कांपने लगे। शट अप, उसे इस बदमाश को कम नहीं आंकना चाहिए था। क्या ये व्यक्ति वास्तव में संत लोक साधक था? ये सब एक बुरे सपने जैसा लग रहा था। मुझे छोड़ दो, तुम जो भी चाहो मैं तुम्हें दे सकता हूँ, कुई रुईचेंग ने मुश्किल से कहा। अर्जुन ने अपना सिर हिलाया। मुझे तुम्हारी जान चाहिए, क्या तुम इसे मुझे देने को तैयार हो? कुई रुईचेंग स्तब्ध रह गया और उसका चेहरा बहुत ही बदसूरत हो गया। फिर जैसे ही वह बेहोश होने वाला था, अर्जुन ने अचानक कुई रुईचेंग को एक तरफ फेंक दिया। कुई रुईचेंग का शरीर जमीन पर जोर से गिरा और उसने मुंह से खून थूक दिया। अर्जुन खिड़की के पास गया और फिर नीचे भीड़ पर नजर डाली और चुपचाप सिगरेट जला ली। कमरे में चारों ओर धुआं घूम रहा था। कुई रुईचेंग मुश्किल से उठा और उसने फॉर्मेशन बैरियर पर नजर डाली। उसे पता था कि उसके पास यहां से जाने का कोई रास्ता नहीं है और उसकी जिंदगी इस बदमाश के हाथों में है। उसकी आंखें खून की प्यासी हो गईं। वह चाहता था कि अर्जुन को इसकी कीमत चुकानी पड़े। कुछ समय बाद उसके पिता को जरूर पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है, और जब वह सेना के साथ आएगा तो वह बच जाएगा। इस समय अर्जुन ने पलटकर अपने हाथ में पकड़ी सिगरेट बुझाई। उसने दूसरे बूढ़े व्यक्ति से, जो अभी भी जीवित था, पूछा, क्या तुम जीना चाहते हो? बूढ़े व्यक्ति का शरीर कांप उठा और उसने जोर से सिर हिलाया। वह अर्जुन के सामने घुटनों के बल बैठ गया। मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। अर्जुन की आंखें सिकुड़ गईं। उसके हाथ की एक लहर से संरचना अवरोध और दिव्य बिजली गायब हो गई। बूढ़ा आदमी अचंभित था। अर्जुन ने तो बाकी लोगों को बेरहमी से मार डाला था, तो वह किसी को क्यों छोड़ेगा? ये बहुत अतार्किक था। सर, आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं? मैं परिवार के मुखिया को कभी नहीं बताऊंगा। मैं इस घटना को निश्चित रूप से गुप्त रखूंगा, उसने कहा। अर्जुन मुस्कुराया, पलटा और खिड़की से बाहर देखने लगा। एक धीमी सी आवाज सुनाई दी, इसके विपरीत, मैं चाहता हूं कि तुम कुई युआन को यहां लाओ। क्या बकवास है? ये सुनकर बूढ़ा आदमी और कुई रुईचेंग दोनों दंग रह गए।
ये बच्चा क्या खींचने की कोशिश कर रहा था। यदि कोई युआन आ जाए तो स्थिति पूरी तरह बदल जाएगी। ऐसा लग रहा था जैसे वह खुद को आग में धकेल रहा हो। सर, आप मजाक नहीं कर रहे हैं, है न? बूढ़ा मास्टर। अर्जुन के पास ज्यादा धैर्य नहीं था और उसने बस इतना कहा, 1 मिनट में मेरी नज़रों से दूर हो जाओ। इसके अलावा कुई युआन से कहो कि अगर मैं उसे आधे घंटे में नहीं देखता तो मैं खुद उसके बेटे का सिर उसके दरवाजे पर पहुंचा दूंगा। भाड़ में जाओ। अगले ही क्षण ऊर्जा की एक विशाल लहर बह निकली और बूढ़ा आदमी बिना किसी निशान के दूर गायब हो गया। कमरे में केवल अर्जुन और कुई रुईचेंग ही रह गए। वहां बहुत शांति थी। कुई रुईचेंग कुछ कहना चाहता था, लेकिन जब उसने अर्जुन की आंखें देखीं तो वह एक और शब्द कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। वह सचमुच बहुत डर गया था और चुपचाप एक कोने में दुबक कर रह गया। दानिक्सू टाउन में इतने सालों के बाद भी उसे ऐसा अपमान कभी नहीं सहना पड़ा था। वह भविष्य के शीर्षस्थ कीमिया मास्टर थे और उन्हें कोर टॉवर का रिकॉर्ड तोड़ने वाले सबसे अधिक संभावित व्यक्ति के रूप में देखा जा रहा था। हालांकि अब वह एक विदेशी संत राज्य के लड़के की दया पर था। अगर बात बाहर आ गई तो वह निश्चित रूप से दानिक्सू टाउन में हंसी का पात्र बन जाएगा और अपमान उसके दाव-दिल को भी प्रभावित कर सकता है। प्रतीक्षा करते समय अर्जुन ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने शरीर में हो रहे परिवर्तनों को ध्यानपूर्वक देखा। उसे एहसास हुआ कि कुछ उसके रोमछिद्रों में घुस गया है और उसके रक्त में मिल गया है। उसके बाद उसका शरीर बदल गया था और उसे लगा जैसे उसका पुनर्जन्म हुआ है। जहां तक विशिष्ट कारण या वजह का सवाल है तो वह नहीं जानता। क्रिएशन बॉडी रिफाइनिंग की गुप्त तकनीक भले ही अधूरी हो, लेकिन यह निश्चित रूप से साधारण नहीं थी। मोर्निंग पुराने जमाने से आई थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह उसे कुछ भी बुरा नहीं देगी। शायद वह बाद में उससे इसके बारे में पूछेगा। दानिक्सू टाउन, कुई परिवार का निवास, कुई परिवार का पैतृक हॉल। इस समय कुई युआन धूप बत्ती चढ़ा रहा था। वह बहुत ही भक्त था और यह वह काम था जो वह हर दिन करता था। कुई परिवार का दानिक्सू टाउन में 800 साल पुराना इतिहास था। अपने गौरव के दिनों में ये लुओ परिवार को पीछे छोड़ते हुए दानिक्सू टाउन में नंबर 1 कीमिया परिवार बन गया था। दुर्भाग्यवश कुछ चीजें ऐसी थीं जिन्हें नियंत्रित नहीं किया जा सका। हालांकि कुई परिवार अभी भी दानिक्सू टाउन में नंबर 1 परिवार था, लेकिन वे एक अनिश्चित स्थिति में थे। सौभाग्य से उनके बेटे कुई रुईचेंग के पास कीमिया में कुछ प्रतिभा थी। ये कुई युआन की एकमात्र उम्मीद थी। जब कुई रुईचेंग ने कोर टॉवर का रिकॉर्ड तोड़ दिया तो कुई परिवार के लिए दानिक्सू टाउन पर नियंत्रण करने का समय आ गया। जब ऐसा हुआ तो वे लुओ परिवार को कुचल देंगे। इसी समय पैतृक हॉल का दरवाजा खुला और एक आवाज गूंजी, गुरुजी, कुछ बड़ा हुआ है। कुई युआन की आंखें सिकुड़ गईं और उसने अपनी हथेली हवा में घुमाई। हथेली का वार बेरहमी से एक बूढ़े आदमी के शरीर पर पड़ा, जिससे वह उड़ गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये कुई परिवार का पैतृक हॉल है। इसमें प्रवेश के लिए तुम्हारे पास क्या योग्यताएं हैं? बूढ़ा आदमी घबरा गया और जल्दी से पैतृक हॉल के बाहर घुटनों के बल बैठ गया। बूढ़े मालिक, मामला बहुत गंभीर है, इसलिए मैंने ऐसा व्यवहार किया। कृपया शांत हो जाए। कुई युआन ने ठंडी सांस ली, अपनी आस्तीनें लहराईं और बाहर चला गया। उसने पैतृक हॉल का दरवाजा बंद कर दिया और बूढ़े आदमी की ओर देखा। बोलो, क्या हुआ? कोर टावर को फिर कुछ हुआ है क्या? बूढ़े आदमी ने अपना सिर हिलाया और कुई युआन को डर से देखा। मास्टर, युवा मास्टर खतरे में हैं। उनका अपहरण कर लिया गया था। अपहरणकर्ता ने कहा कि अगर वह आधे घंटे के भीतर मास्टर को नहीं देखता है तो वह खुद युवा मास्टर का सिर आपके दरवाजे पर ले आएगा। क्या बकवास है? जैसे ही कुई युआन ने बूढ़े आदमी को उठाया, उसके चेहरे के हाव भाव एकदम बदल गए। क्या तुम्हें पता है मुझसे झूठ बोलने की कीमत क्या होगी? बूढ़े ने अपना सिर जोर से हिलाया। मास्टर, हमारा समय खत्म हो रहा है। चलो जल्दी चलते हैं, वरना अगर हम देर से पहुंचे तो यंग मास्टर नहीं आएंगे। कुई युआन ने अपने बेटे की जान पर जोखिम उठाने की हिम्मत नहीं की। उसने बूढ़े आदमी को कसकर पकड़ लिया और पूरी गति से भाग निकला। वह जहां भी जाता, जो भी उसका रास्ता रोकता, उसे तुरंत किनारे कर दिया जाता। कोई भी उसे रोक नहीं सकता था। इस बीच लुओ बुया और लुओ याओ कोर टॉवर से एक गाड़ी में वापस आ रहे थे और घर जाने की तैयारी कर रहे थे। अचानक तेज हवा का झोंका गाड़ी पर आया। लुओ बुया के चेहरे पर थोड़ा सा बदलाव आया। उसने सोचा कि यह कोई हत्यारा है, लेकिन जब उसने अपनी तलवार निकाली और हमला करने वाला था तो उसने देखा कि यह कौन है और सख्त हो गया। ये कुई युआन था। वह कुई युआन को कई सालों से जानता था और उसे किसी और से बेहतर जानता था। बहुत कम चीजें उसे इतना परेशान कर सकती थीं, इसलिए निश्चित रूप से कुछ बड़ा होने वाला था। पिताजी, क्या हुआ? लुओ याओ ने उत्सुकता से अपना सिर बाहर निकाला।
लुओ वुया ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और गाड़ी से कूद गया। वह उस दिशा में चला गया जहां कुई युआन गायब हो गया था। लुओ याओ, मेरे साथ आओ, जल्दी करो, चाहे जो भी हो। लुओ परिवार को पता लगाना ही था कि यह क्या था, क्योंकि यह संभवतः डेनेक्सू टाउन की स्थिति से संबंधित था। इस बीच होटल में अर्जुन को पहले से ही अपनी ओर बढ़ती आभा का आभास हो रहा था। आसपास के वातावरण में आध्यात्मिक ऊर्जा का मंथन और उतार चढ़ाव हो रहा था। वह खड़ा हुआ, सिगरेट बुझा दी और धीरे धीरे कुई रुईचेंग की ओर चला, साथ ही एक गोली भी निकाली। ये गोली अमर भगवान की मदद से परिष्कृत की गई गोलियों के एक बैच का हिस्सा थी और इसे अविनाशी शरीर भस्म करने वाली गोली कहा जाता था। यह एक अत्यधिक जहरीली गोली थी जिसे अमर भगवान ने वर्षों में विकसित किया था। प्राचीन काल में अमर भगवान ने कुछ विशेषज्ञों को नियंत्रित करने के लिए इस गोली का इस्तेमाल किया था। अमर भगवान के गायब हो जाने के बाद उनके अलावा कोई भी इस गोली के मारक को परिष्कृत नहीं कर सका, यहाँ तक कि दानिक्सू टाउन में भी, जहाँ कीमिया का सामान्य रूप से अभ्यास और संवर्धन किया जाता था। अपना मुंह खोलो, अर्जुन ने शांति से कहा। कुई रुईचेंग ने समस्या को तब पहचाना जब उसने अर्जुन के हाथ में गोली देखी। उसकी कीमियागिरी की प्रतिभा स्वर्ग को चुनौती देने वाली थी, इसलिए वह गोलियों और जड़ी बूटियों के प्रति बेहद संवेदनशील था। वह एक नज़र में ही बता सकता था कि अर्जुन के हाथ में जो गोली थी वह असामान्य थी। ये रंगहीन और गंधहीन था। उन्होंने ये भी पाया कि गोली की सतह से वास्तव में एक काली आभा निकलती थी। इस तरह की गोली पहले कभी नहीं सुनी गई थी। यहाँ निश्चित रूप से एक समस्या थी। उसने अपना मुंह कसकर बंद कर लिया। हालांकि अर्जुन ने सूंघकर कुई रुईचेंग की ठोड़ी पर थप्पड़ मारा और अगले ही पल गोली उसके मुंह में घुस गई। कुई रुईचेंग ने गोली थूकना चाहा, लेकिन उसने पाया कि गोली उसके मुंह में जाते ही पिघल गई। उसे ऐसा लगा जैसे काली गैस का एक गोला उसके शरीर में घुस गया हो और सब कुछ नियंत्रित कर रहा हो। तुमने मुझे क्या खिलाया? कुई रुईचेंग ने ऊंची आवाज में पूछा। अर्जुन बिना कुछ कहे मुस्कुराया। उसने कुई रुईचेंग को पकड़ा और होटल की छत की ओर चल दिया। इस समय अचानक ऊर्जा की एक हिंसक लहर उतरी और एक चौंकाने वाली गर्जना सुनाई दी। बच्चा, मेरा बेटा मुझे सौंप दे। कुई युआन की लाल लाल आंखें अर्जुन पर टिकी थीं। उसने एक कृपाण निकाली और अर्जुन पर हमला करने ही वाला था कि उसे एहसास हुआ कि अर्जुन के हाथ में एक तलवार आ गई है, जिसे उसने कुई रुईचेंग की गर्दन पर रख दिया। सब कुछ अर्जुन की योजना के अनुसार चल रहा था। उसने कुई युआन की ओर देखा और कहा, तुम्हें क्या लगता है? क्या तुम्हारी कृपाण तेज है या मेरी तलवार? जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, कुई रुईचेंग की गर्दन पर एक खूनी चीरा दिखाई दिया और खून बहने लगा। कुई युआन के हाव भाव एकदम बदल गए और उसने अर्जुन की ओर बढ़ना बंद कर दिया। उसके हाव भाव क्रूर थे और वह गुस्से से चिल्लाया, छोटे कमीने, तुम्हें ये सब किसने करने को कहा? तुमने मेरे बेटे का अपहरण क्यों किया? मुझे बताओ कि तुम क्या चाहते हो और कुई परिवार निश्चित रूप से तुम्हारी मांगें पूरी करेगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, अचानक दो आकृतियां प्रकट हुईं। वे लुओ वुया और लुओ याओ थे। जब उन्होंने अर्जुन और कुई रुईचेंग को छत पर देखा तो उनके चेहरे खिल उठ। लुओ याओ को पहले तो थोड़ी हैरानी हुई। आखिरकार उसने अर्जुन को पा लिया था। हालांकि जब उसने वर्तमान स्थिति देखी तो उसका चेहरा पूरी तरह पीला पड़ गया। अर्जुन क्या कर रहा था? क्या वह पागल था? क्या उसने वाकई कुई युआन को कुई रुईचेंग की जान से मारने की धमकी दी थी? कुई युआन को दानिक्सू टाउन में एक शक्तिशाली व्यक्ति माना जाता था। भले ही अर्जुन अब धमकियों से बच निकला हो, लेकिन क्या उसने वाकई सोचा था कि वह यहाँ से जिंदा निकल सकता है? लुओ वुया ने नाक भान से कुड़ी। लुओ याओ, क्या तुम अब भी सोचते हो कि मैंने अर्जुन को भगाने का सही फैसला नहीं किया? अभी बहुत समय भी नहीं हुआ है कि उसने वास्तव में ऐसी हास्यास्पद बात की। मैं कुई युआन को अच्छी तरह से जानता हूँ। अर्जुन आज मर जाएगा। जो बच्चा परिस्थिति का आकलन करना और धैर्यपूर्वक सहना नहीं जानता, वह सफल नहीं होगा। कुछ भी हासिल करने में सक्षम हो, अकेले लुओ परिवार में शामिल हो। लुओ याओ का चेहरा पीला पड़ गया था। उसने कुछ सोचा और जल्दी से कुई युआन के पास गई। चाचा कुई, मेरा दोस्त छत पर है। कोई गलतफहमी हुई होगी। मैं उससे कहूंगी कि वह आपके बेटे को तुरंत जाने दे। वह अभी छोटा है, इसलिए उसने आवेग में आकर ऐसा किया होगा। तभी कुई युआन की नज़र लुओ याओ पर पड़ी। अपनी आस्तीन लहराकर उसने लुओ को मजबूर किया। याओ कुछ कदम पीछे हट गया। मैं सोच रहा था कि यह बच्चा इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है। तो तुम ही उसे यहाँ लेकर आए हो। तुम चाहते हो कि मैं उसे जाने दूं। सपने देखो, इस बच्चे को मरना ही होगा। इसके अलावा इस बच्चे के मरने के बाद मैं इस मामले को लुओ परिवार के सामने भी उठाऊंगा। जब लुओ वुया ने यह सुना तो उसे स्वाभाविक रूप से अपमानित महसूस हुआ। वह लुओ याओ के सामने खड़ा हुआ और ठंडे स्वर में बोला, कुई युआन, कृपया एक बात समझिए।
मैंने उस दिन अर्जुन को लुओ कबीले से बाहर निकाल दिया था। हालांकि मेरी बेटी उसे लेकर आई थी, लेकिन जब से वह बच्चा लुओ परिवार से गया है, उसका लुओ परिवार से कोई लेना देना नहीं है। अगर तुमने मेरी बेटी या मेरे परिवार पर अपना गुस्सा निकालने की हिम्मत की है, तो तुम्हें पहले मुझसे गुजरना होगा। कुई युआन की आंखें ठंडी हो गईं। उसने उन पर ध्यान नहीं दिया। उसने चारों ओर देखा और पाया कि कुई परिवार के विशेषज्ञों ने जगह को घेर लिया था। अर्जुन के पास भागने के लिए कोई जगह नहीं थी। कुई युआन ने एक कदम आगे बढ़कर अर्जुन की ओर देखा। मैं तुमसे आखिरी बार पूछूंगा, रुई चेन को जाने देने के लिए तुम्हें क्या चाहिए? अर्जुन ने लुओ याओ की ओर देखा और थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। हालांकि वह जल्दी से संभल गया और शांति से बोला, चूंकि आपने अपने बेटे को अच्छी तरह से नहीं पढ़ाया और उसने मुझे नाराज कर दिया, इसलिए मैं उसे आपकी ओर से ही पढ़ा सकता हूँ। मैं उसे जाने दे सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। मुझे कोर टावर में प्रवेश करने के लिए एक टोकन दो। अर्जुन के लिए कुई परिवार को धमकाना या डेनिक्सू टाउन से सुरक्षित बाहर निकलने का अनुरोध करना अवास्तविक था। उसका एकमात्र मौका कोर टावर में प्रवेश करना था। वैद्यनाथ के साथ उसे टावर पर चढ़ने का पूरा भरोसा था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि कोर टावर में संसार कब्रिस्तान में और अधिक कब्रों को सक्रिय करने के लिए आवश्यक ऊर्जा थी। एक बार जब उसे एक नए प्राचीन शक्तिशाली विशेषज्ञ की सहायता प्राप्त हो गई, तो क्या अभी कोई परिवार से डरने की आवश्यकता थी? वह विशेषज्ञ उन्हें एक उंगली से नष्ट करने में सक्षम होगा। इसके अलावा उसके पास अभी भी एक बैकअप योजना थी। कुई रुईचेंग ने पहले ही वह जहरीली गोली ले ली थी। अगर वह कुई रुईचेंग को मारना चाहता, तो कोई भी उसे नहीं बचा सकता था। अर्जुन का अनुरोध सुनकर न केवल कुई युआन दंग रह गया, बल्कि लुओ वुया भी दंग रह गया। एक ऐसे व्यक्ति को कोर टावर में प्रवेश करने के लिए टोकन की क्या आवश्यकता होगी जो कीमिया तक नहीं जानता? इसका क्या मतलब था? कोर टावर के अंदर जो लोग कीमिया को नहीं समझते थे, अगर वे थोड़ी सी भी लापरवाह थे तो वे निश्चित रूप से मर जाएंगे। जल्द ही कुई युआन को लगा कि उसे अर्जुन की हरकतों का कारण पता चल गया है। ये बच्चा शायद जानता था कि वह सुरक्षित रूप से डेनिक्सू टाउन से बाहर नहीं निकल सकता, इसलिए वह कोर टावर को शरण के रूप में इस्तेमाल कर रहा था। अगर अर्जुन टावर में घुस गया तो कोई परिवार भी जल्दबाजी में काम करने की हिम्मत नहीं करेगा। उसने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ लीं, लेकिन उसका मना करने का कोई इरादा नहीं था, बल्कि वह खुशी खुशी सहमत हो गया। ठीक है, हमारे पास सिर्फ एक कोर टोकन है। मैं अपने बेटे की जान के बदले में इस कोर टोकन का इस्तेमाल करूंगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, एक टोकन प्रकट हुआ और उसकी हथेली के ऊपर तैरने लगा। टोकन के पीछे एक कड़ाही थी। ये बहुत ही प्राचीन और कुछ हद तक पारदर्शी दिख रही थी। ये निश्चित रूप से कोई साधारण वस्तु नहीं थी। उसने उसे हल्के से उछाला और टोकन उड़कर अर्जुन के हाथ में आ गया। अर्जुन ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और टोकन से एक विशेष अनुभूति उत्पन्न होती हुई महसूस की। इसकी आभा कोर टावर जैसी ही थी। इसमें कोई गलती नहीं थी। अर्जुन, क्या तुम्हें मेरे बेटे को अब जाने नहीं देना चाहिए? कुई युआन ने कहा। अर्जुन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और कुई रुईचेंग को धक्का देने ही वाला था कि लुओ ने कहा, श्री अर्जुन, सावधान रहें। अगले ही क्षण हवा के फटने जैसी आवाज हुई और एक लाल तीर उड़ता हुआ ऊपर आया। बादल काटने वाला तीर। अर्जुन के चेहरे पर अचानक से परिवर्तन आ गया। ये कुनलुन पर्वतों में हत्या की एक प्रसिद्ध तकनीक थी। यदि ये किसी की आत्मा को छू ले तो लक्ष्य निश्चित रूप से नष्ट हो जाएगा और केवल शीर्ष स्तर के मूल राजा क्षेत्र विशेषज्ञ या उससे उच्चतर ही इस तकनीक का उपयोग कर सकते हैं। यह अत्यंत खतरनाक था। उसने इसके बारे में केवल अपने मालिक से सुना था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वह इसे यहाँ देखेगा। कुई युआन, वह बूढ़ा लोमड़ी, वास्तव में घात लगाने की तैयारी कर चुका था। हालांकि वह सतह पर उससे बातचीत कर रहा था। जिस क्षण उसे टोकन दिया गया, उसे मारने का यह सबसे अच्छा मौका था। अर्जुन ने अपने शरीर को हिलाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन मेघभेदी बाण बहुत तेज था। पुची, मेघभेदी बाण अभी भी उसके कंधे में घुसा हुआ था, जिससे खून बहने लगा। हालांकि कोई महत्वपूर्ण अंग घायल नहीं हुआ था, फिर भी अर्जुन ने जल्दी से अपनी चांदी की सुइयों से उसके घाव का इलाज किया। हालांकि जब उसने अपने कंधे पर घाव देखा तो उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। तीर पर जहर था। उसे थोड़ी थकान भी महसूस हुई। अगर वह कोई साधारण साधक होता तो वह पहले ही मर चुका होता। हालांकि उसका वंश विशेष था, इसलिए इसका उस पर बहुत ज्यादा असर नहीं हुआ। उसे यथाशीघ्र कोर टावर में प्रवेश करना था। जैसे ही उसने अपने सामने घायल कुई रुईचेंग को देखा, उसकी हत्या करने की इच्छा बढ़ गई। चूंकि कुई युआन ने यह किया था, इसलिए आगे जो हुआ उसके लिए उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता था। जब वह तलवार को निर्दयता से घुमा रहा था तो उसके हाथ में मौजूद तलवार लाल रंग की चमक रही थी।
हालांकि इससे पहले कि तलवार जमीन पर गिरती, नीचे से कुई युआन की आवाज गूंजी। उन्होंने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, अर्जुन, क्या हम अब बंधकों की अदला बदली कर लें? अर्जुन की तलवार हवा में ही रुक गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब उसने नीचे देखा तो उसने पाया कि कुई युआन की तलवार लुओ याओ की ओर तान रखी थी। लुओ वुया, जो किनारे पर खड़ा था, ने स्पष्ट रूप से उम्मीद नहीं की थी कि कुई युआन उसकी बेटी को निशाना बनाएगा। उसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। कुई युआन, तुम क्या कर रहे हो? अगर तुमने मेरी बेटी को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारे पूरे कुई परिवार को उनकी जान से भुगतान करवा दूंगा। उसकी आवाज़ बहुत ठंडी थी। कुई युआन ने कंधे उचकाए और लुओ वुया से कहा, भाई लुओ, मुझे माफ़ करें। मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि क्लाउड स्लैशिंग एरो उस बच्चे को नहीं मार पाएगा। रुईचेंग की जान खतरे में है, इसलिए मुझे उसे बचाना होगा। फिर कुई युआन ने अर्जुन की ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा, अर्जुन, मुझे इस लड़की के साथ तुम्हारे रिश्ते के बारे में पता है। क्या तुम मेरे बेटे की जान उसके बदले में दे दोगे? अर्जुन ने लुओ याओ को घूर कर देखा। उनकी योजना में लुओ याओ के यहाँ आने की संभावना पर विचार नहीं किया गया था। लुओ याओ ने उसे और क्वानज्यू प्लाजा में मेडिकल गॉड संप्रदाय को बचाया था और वह उसे दानेक्सू टाउन भी ले आई थी। चाहे कुछ भी हो, उसे जिम्मेदारी तो लेनी ही थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह मामला उनके कारण ही उत्पन्न हुआ। लुओ याओ अर्जुन की झिझक देख सकती थी। वह किसी से भी बेहतर जानती थी कि अगर ये चेन ने कोई रुईचेंग के लिए अपनी जान दे दी, यह अर्जुन के लिए असंभव होगा इस जगह को छोड़ने के लिए। कुई परिवार के सभी शीर्ष विशेषज्ञ पास ही में थे। अर्जुन, मेरी चिंता मत करो। कुई रुईचेंग को लेकर चले जाओ। वह मुझे छूने की हिम्मत नहीं करेगा, उसने जल्दी से कहा। कोर टावर पर मत जाओ, बस दानेक्सू टाउन छोड़ दो। जब वह बोल रही थी तो कुई युआन की आंखें ठंडी हो गईं और उसने अपनी कृपान को करीब लाया और उसकी धार ने लुओ याओ की गर्दन से खून निकाल दिया। अर्जुन, मुझे डर है कि तुम नहीं जानते कि कुई परिवार ने हमारी किस्मत कैसे बनाई। ये कीमिया नहीं बल्कि हत्या और डकैती है, कुई युआन ने ठंडे स्वर में कहा। क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं ऐसा करने की हिम्मत नहीं कर पाऊंगा? अर्जुन ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, लुओ याओ को रिहा करो और मैं तुम्हारे बेटे को रिहा कर दूंगा। मुझे तुम पर विश्वास नहीं है। कुई युआन ने अपना सिर हिलाया। अर्जुन ने नाक सिकोड़ते हुए कुई रुईचेंग की छाती पर लात मारी और उसका शरीर छत से नीचे गिर गया। स्वाभाविक रूप से अर्जुन को डर नहीं था। कुई रुईचेंग उसके लिए ज्यादा मूल्यवान नहीं था। ये देखकर कुई युआन ने अब और संकोच नहीं किया और लुओ याओ को लुओ वुया पर फेंक दिया। उसी समय उसकी आकृति चमकी और उसने कुई रुईचेंग को हवा में ही पकड़ लिया। जब उसने अपने बेटे के घाव देखे तो उसके शरीर से हत्या की भावना उभर आई। कुई परिवार के जनरलों, सुनो, इस बच्चे को किसी भी कीमत पर मार डालो। उसे कोर टावर में घुसने मत दो। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, भयानक आभा बिखेरती 4 आकृतियां तुरंत अर्जुन की ओर दौड़ीं। ये 4 लोग या तो शीर्ष स्तर के मूल राजा क्षेत्र विशेषज्ञ थे या दाओ युआन क्षेत्र विशेषज्ञ थे। वे निश्चित रूप से अर्जुन की क्षमता से कहीं अधिक शक्तिशाली थे। स्वाभाविक रूप से अर्जुन उनसे सीधे तौर पर नहीं लड़ेगा, इसलिए वह तेजी से केंद्र में स्थित कोर टावर की ओर बढ़ गया। यह उसका एकमात्र मौका था। उसने अपने सच्चे मैं को अपने पैरों में प्रवाहित किया और हवा के झोंके की तरह गायब हो गया। उसके पीछे खड़े 4 लोग उसका पीछा कर रहे थे। लुओ याओ, जो अभी भी सदमे में थी, ने आखिरकार प्रतिक्रिया दी। उसने अपनी चोट को नजरअंदाज कर दिया, गर्दन पकड़ी और जल्दी से लुओ वुया से विनती की, पिताजी, कृपया अर्जुन की मदद करें। उसके पास कोई हथियार नहीं है मुझे अभी बचाने के लिए, लेकिन उसने ऐसा किया। वह कुई परिवार के 4 जनरलों के सामने कुछ भी नहीं है। अगर वे उसे पकड़ लेते हैं तो वह निश्चित रूप से मर जाएगा। लुओ वुया कुछ सेकंड के लिए हिचकिचाया। हालांकि वह डगमगाया, फिर भी उसने अपना सिर हिलाया। सिर, मैं उसकी मदद नहीं करूंगा क्योंकि इस बच्चे ने तुम्हें लगभग मार ही डाला था। उनकी मृत्यु कुई परिवार और लुओ परिवार के लिए अच्छी बात है। पहले खून बहना बंद करो। लुओ वुया ने एक दवा की बोतल निकाली और लुओ याओ को दे दी, लेकिन लुओ याओ ने उसे फेंक दिया। उसी समय लुओ याओ कोर टावर की ओर दौड़ा। पिताजी, आप बहुत निर्दयी व्यक्ति हैं। लुओ वुया ने लुओ याओ के जिद्दी भाव को देखा और अपना सिर हिलाया। फिर वह उसके पीछे भागा। लुओ याओ, ओ लुओ याओ, तुम कुनलुन पर्वत के नियमों को बिल्कुल नहीं समझते। इस तरह की नश्वर चींटी बड़ी तस्वीर को बदलने के लिए कुछ भी नहीं कर पाएगी, चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले। ऐसा तब होता है जब आप अपनी क्षमता से परे कुछ करते हैं। उसी समय अर्जुन को स्पष्ट रूप से महसूस हो रहा था कि उसके पीछे खड़े 4 विशेषज्ञ उसके और करीब आ रहे हैं। वह निश्चित रूप से दाओ युआन क्षेत्र के विशेषज्ञों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता था।
ये देखकर कि खतरा निकट आ रहा है, उसने ड्रैगन स्लेयर हेवन को बाहर निकाल लिया, तलवार भूमि और एक शक्तिशाली वार किया। यहाँ के लोगों को ये शितयान के अस्तित्व के बारे में पता नहीं था, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसने अपनी ताकत का खुलासा किया। डिंग, धातु के टकराने की आवाज़ गूंज उठी। हालांकि ड्रैगन स्लेयर हेवन स्वॉर्ड बहुत शक्तिशाली था, फिर भी वह इतनी जबरदस्त शक्ति का सामना करने में असमर्थ था। अर्जुन का हाथ झटके से सुन्न हो गया। उसका शरीर पीछे की ओर उछलकर जमीन पर गिर गया। हालांकि वह जल्दी से अपने पैरों पर खड़ा हो गया और खुद को संभाल लिया। उसी समय उनकी आध्यात्मिक भावना जागृत हुई। वह अभी भी शून्य गोली टॉवर से 1000 मीटर दूर था। कोई परिवार के 4 जनरलों में से एक ने कृपालुता से कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतनी कम ताकत से कोई परिवार को धमकाने की? आज तुम्हारा खून दानिक्सू टाउन की धरती को रंग देगा। कोई परिवार के चारों सेनापति बहुत घमंडी थे और उन्हें विश्वास नहीं था कि अर्जुन से निपटने के लिए उन्हें 4 लोगों की आवश्यकता है। उनमें से एक ही काफी था। हालांकि कुई युआन ने आदेश दे दिया था, इसलिए उनके पास इस मामले में कोई विकल्प नहीं था। अर्जुन ने ड्रैगन स्लेयर हेवन तलवार को कसकर पकड़ लिया। उसे पता था कि इस बार उसकी हार तय है। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि लुओ याओ प्रकट होगा, लेकिन उसे इसका अफसोस नहीं था। जो कोई भी उसके साथ अच्छा व्यवहार करता, वह उसके लिए दुनिया काट सकता था। कुई परिवार के 4 जनरलों ने जोरदार गर्जना के साथ हमला किया। हिंसक ऊर्जा तरंगें एक विशाल ड्रैगन की तरह थीं जो सब कुछ निगल जाने की धमकी दे रही थीं। विस्फोटों की एक श्रृंखला सुनाई दी। अर्जुन ने रक्त ड्रैगन की शक्ति और अपने जीवन रून को प्रसारित किया, क्योंकि वह मायावी विशाल ऊर्जा ड्रैगन को काटने की कोशिश कर रहा था। ड्रैगन स्लेयर हेवन स्वॉर्ड एक हिंसक रक्त लाल तलवार के इरादे से बह निकला और फिर यह आने वाले हमले से टकरा गया। ये वास्तव में ध्वस्त हो गया और निर्दयतापूर्वक निगल लिया गया। पुची, अर्जुन का खून उमड़ पड़ा और उसने मुंह में खून थूक दिया, जिससे उसका शरीर उड़ गया। जैसे ही वह जमीन पर उतरने वाला था, उसने कलाबाजी की और अपने शरीर को स्थिर कर लिया। केवल एक आदान प्रदान के बाद अर्जुन को एहसास हो गया कि दाओयुआन क्षेत्र कितना भयानक था। 1 का सामना करना तो कठिन होगा, 4 का तो कहना ही क्या। अंतर बहुत स्पष्ट था। छोटे कमीने, तुम बहुत कमजोर हो। इसके अलावा तुम्हें जहर दिया गया है। तुम कैसे लड़ोगे? तुम्हें युवा मालिक को कभी नहीं छूना चाहिए था। इतने सालों में हमने कभी बूढ़े मालिक को इतना क्रोधित नहीं देखा। इसलिए आज तुम एक दर्दनाक मौत मरोगे। उनकी निगाहें अत्यंत उदासीन थीं। उनके दृष्टिकोण से ये पहले से ही निश्चित निष्कर्ष था। कुछ साधक और किमियागर चारों ओर इकट्ठे होकर इशारा कर रहे थे और चर्चा कर रहे थे। उन्होंने स्वाभाविक रूप से कुई परिवार के 4 जनरलों को पहचान लिया। यद्यपि उन्होंने महसूस किया कि उनके स्तर के 4 विशेषज्ञों के लिए एकमात्र सेंट्रियल जूनियर से निपटना अनुचित था, फिर भी उन्होंने किनारे से देखना पसंद किया। वे अपने ऊपर मुसीबत मोल नहीं लेना चाहते थे। वैसे भी दानिक्सू कस्बे में हर दिन लोग मरते थे। अर्जुन ने जोर से सांस ली। उसने एक गोली ली और संसार कब्रिस्तान से संपर्क करने की कोशिश की। हालांकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वैद्यनाथ बस इतना ही कहेंगे, शिष्य, कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें तुम्हें स्वयं ही झेलना होगा। इसके अलावा एक बार मोनिंग और मैं हमला कर देंगे तो हम गायब हो जाएंगे। क्या तुम सच में ऐसा करने को तैयार हो? अर्जुन ने अपना सिर हिलाया और बातचीत बंद कर दी। उसकी आंखें दृढ़ संकल्प से भरी थीं। उसे सचमुच यकीन नहीं हो रहा था कि उसके पास इन 4 लोगों से निपटने का कोई रास्ता नहीं है। आज भले ही उसे अपनी जान जोखिम में डालनी पड़े, लेकिन उसे इन 4 लोगों को गंभीर रूप से घायल करना ही था। चींटी, क्या अब तुम्हें हमारे बीच का अंतर समझ में आया? कोई परिवार के 4 सेनापति हंस पड़े। वे अर्जुन को मारने की जल्दी में नहीं थे। उनके लिए किसी को मारना, किसी को यातना देना उससे कहीं ज्यादा संतोषजनक था। उनकी आंखें घृणा और तिरस्कार से भरी थीं। यदि इस बच्चे के पास 1 या 2 तुरुप के पत्ते भी होते तो भी परिणाम वही होता। छोटे कमीने, तुम्हारे पास और क्या चालें हैं? हम तुम्हें एक मौका देंगे। बेशक, अगर आपके पास कोई तरकीब नहीं है तो बस हमें दादाजी कहें और हम आपको तुरंत मौत देने पर विचार करेंगे। वे चाहते थे कि अर्जुन निराशा में डूब जाए। वे अर्जुन की गरिमा को कुचलना चाहते थे। धत्तेरी की। उनके अपमानजनक शब्दों का सामना करते हुए अर्जुन ने भयंकर रूप से शाप दिया। उन्होंने जोर से सांस छोड़ी और अपनी स्थिति को स्थिर करने पर ध्यान केंद्रित किया। क्या ये 4 लोग वास्तव में उसे यातना देना चाहते थे? क्या उन्होंने सचमुच सोचा था कि वह इतनी आसानी से हार जाएगा? चूंकि आप मेरा तुरुप का पत्ता देखना चाहते हैं, इसलिए मैं आपको इसे दिल खोलकर दिखाने दूंगा। अर्जुन ने अपनी कलाई हिलाई और एक चांदी की सुई निकाली। चांदी की सुइयों को प्रकट होते देख कुई परिवार के 4 जनरलों के चेहरे पर अजीब भाव थे। क्या ये बच्चा पागल था?
उसकी तलवार तो उन्हें खरोंच भी नहीं सकती थी, फिर भी उसे लगता था कि चांदी की सुई खरोंच सकती है। कितना हास्यास्पद है। जब वे उपहास कर रहे थे, अर्जुन ने 9 स्वर्ग रहस्यमय सूर्य तकनीक को प्रसारित किया और अपनी सारी सच्ची क्यूई को चांदी की सुई में प्रवाहित कर दिया। वह महसूस कर सकता था कि बादल काटने वाले तीर से निकला जहर धीरे धीरे उसके खून में रिस रहा है। वह अधिक समय तक टिक नहीं सका। अब वह केवल यही कर सकता था कि एक ही शक्तिशाली हमले से उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दे। अचानक उसके मन में एक अजीब विचार आया। वैद्यनाथ की चांदी की सुई संभवतः इन 4 लोगों से निपटने के लिए पर्याप्त नहीं थी, लेकिन क्या होगा यदि उन्होंने इसमें दिव्य बिजली और अमर ज्वाला को भी शामिल कर लिया होता। हालांकि बदले में उसे जो तनाव और प्रतिक्रिया सहन करनी होगी वह अत्यंत भयावह होगी। अंततः यह ऐसा करने का समय नहीं था, क्योंकि यह करो या मरो की स्थिति थी। उसके शरीर से ज्वालाएं फूट पड़ीं और चांदी की सुई में समा गईं। उसी समय चांदी की सुई के चारों ओर अनंत दिव्य बिजली इकट्ठी हो गई, जिससे हवा में हल्की सी तड़तड़ाहट की आवाज भर गई। स्वाभाविक रूप से कुई परिवार के 4 जनरलों ने महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने पुनः अर्जुन की ओर देखा और उनके भाव एकदम बदल गए। वह चांदी की सुई खतरनाक है। जल्दी करो, उसे रोको। हमें इसे सक्रिय नहीं करने देना चाहिए। कुई परिवार के 4 सेनापतियों ने एक कदम आगे बढ़ाया और तूफान की तरह तेजी से आगे बढ़े। जब वे आगे बढ़े तो उनके शरीर में चमकती हुई रोशनी चमक रही थी। हालांकि इस समय अर्जुन और भी अधिक भयानक था। आसमान से बिजली की अनगिनत कौंधें गिरीं। बैंगनी और लाल बिजली उसके शरीर के चारों ओर लिपट गई और यहाँ तक कि उसकी आंखों में भी बिजली की खुशबू समा गई। पलक झपकते ही कुई परिवार के 4 सेनापति अर्जुन से 10 मीटर से भी कम दूरी पर थे और वे लगभग उसका सिर काटने के करीब थे। उनकी दमनकारी आभा अर्जुन के सामने एक दुर्गम पर्वत की तरह खड़ी थी, जिससे उसे सांस लेना असंभव लग रहा था। अचानक अर्जुन की आंखें चौड़ी हो गईं और वह दहाड़ा, नीला रहस्यमय चांदी की सुई, दुष्टात्मा का वध करने वाला। एक ही गर्जना के साथ दुनिया में अंधेरा छा गया और सूरज और चांद ने अपनी रोशनी खो दी। आध्यात्मिक ऊर्जा की अनगिनत किस्में चांदी की सुई की ओर इकट्ठी हुईं और वह अचानक फैल गई। इसमें असीम ऊर्जा थी और यह अत्यंत प्रभावशाली था। ड्रैगन की दहाड़ आकाश में गूंज उठी। चांदी की सुई 1000 फीट लंबी हो गई और अमर ज्वालाएं भड़क उठीं। दिव्य बिजली की शक्ति हवा में फैल गई और एक विशालकाय जानवर के रूप में प्रकट हुई, जिसने चारों सेनापतियों को निगलने की कोशिश की। उसी समय विशाल चांदी की सुइयां दुर्गम पर्वत से टकराईं। इस क्षण समय और स्थान ढह गए और समय जम गया। अर्जुन की सच्ची क्यूई और आध्यात्मिक शक्ति पूरी तरह से समाप्त हो चुकी थी और यहाँ तक कि उसका शरीर भी टूटने के कगार पर था। यह उनका सबसे शक्तिशाली आक्रमण था। सौभाग्यवश उन्होंने शरीर परिष्कार का मार्ग अपनाया और उनका भौतिक शरीर सामान्य विशेषज्ञों की तुलना में कई गुना अधिक शक्तिशाली था। चमकदार रोशनी और हिंसक तलवार क्यूई ने ऊर्जा तरंगों को ज्वार की लहर की तरह बाहर निकलने के लिए प्रेरित किया। धमाका धमाका, कई विस्फोट हुए और दुनिया हिल गई। जमीन जोर से हिली और फिर मकड़ी के जाले की तरह फट गई। कुई परिवार के 4 जनरलों को उड़ा दिया गया। उनके चेहरे अविश्वास से भरे हुए थे। आगे खड़े 2 लोग जमीन पर गिर पड़े। उनके शरीर खून से लथपथ हो गए और वे अब और नहीं लड़ सकते थे। बाकी 2 लोगों की हालत भी ठीक नहीं थी। हालांकि उन्हें बहुत ज्यादा चोट नहीं आई थी, लेकिन उनके दोनों दाहिने हाथ टूट गए थे। उसके इस भीषण हमले में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए तथा शेष 2 लोगों के दाहिने हाथ टूट गए। एकमात्र संत क्षेत्र साधक ने कुई परिवार के 4 जनरलों को दबा दिया था। यह अकल्पनीय और पूर्णतः अविश्वसनीय था। हालांकि अर्जुन को भी अच्छा नहीं लग रहा था। अब उसके पास खुद को सहारा देने की ताकत नहीं थी और वह केवल ड्रैगन स्लेयर हेवन तलवार को पकड़कर अपने पैरों पर खड़ा होने में कामयाब रहा, जिसे जमीन में गाड़ दिया गया था। वह थका हुआ महसूस कर रहा था और अब उसमें लड़ने की क्षमता नहीं थी। ये पहले से ही उसकी सीमा थी। कुछ ही देर बाद कुई युआन अंततः घायल कुई रुईचेन को साथ लेकर पहुंचा। जब उसने अपने सामने का दृश्य देखा तो कुई युआन के चेहरे पर स्तब्धता और भय का भाव था। कुई परिवार के 4 जनरलों को पराजित किया गया। ये कैसे संभव हुआ? वे दाओयुआन क्षेत्र के विशेषज्ञ थे। इसके अलावा वह छोटा सा बदमाश घायल था, इसलिए उसकी ताकत सीमित होनी चाहिए थी। वह इतनी शक्ति के साथ कैसे फट सकता था? क्या हुआ? क्या ऐसा हो सकता है कि कोई महान विशेषज्ञ नीचे उतर आया हो? कटे हुए हाथों वाले 2 लोगों ने अर्जुन की हालत को सहज ही समझ लिया। उन्होंने सिर हिलाया और कांपती हुई आवाज में कहा, बूढ़े मालिक, ये सब उस बदमाश की वजह से हुआ है। असंभव। कुई युआन ने इस संभावना को जोरदार तरीके से नकार दिया। बूढ़े मालिक, इस बच्चे के पास एक चांदी की सुई है जो बहुत डरावनी है। इस समय उन्हें पीछे से एक ठंडी हवा सी महसूस हुई।
ये डर के हावी होने का एहसास था। कुई युआन को सहज ही आभास हो गया कि अर्जुन के शरीर में कुछ गड़बड़ है। जब उसने फिर से अर्जुन की ओर देखा तो उसने पाया कि अर्जुन पहले ही अपनी रस्सी के अंत तक पहुंच चुका था। वह उपहासपूर्वक बोला, ऐसा लगता है कि इस बच्चे ने एक गुप्त तकनीक का इस्तेमाल किया और अपनी सारी शक्ति पूरी तरह से खत्म कर दी। हालांकि परिणाम बिल्कुल भी नहीं बदलेगा। हाँ, वह आत्मविश्वास से भरे हुए धीरे धीरे अर्जुन की ओर बढ़े। जैसे ही वह अर्जुन के पास जाने वाला था, उसने हाथ बढ़ाकर अर्जुन को पकड़ने की कोशिश की। लेकिन अचानक कहीं से एक बिल्ली जैसा जानवर अर्जुन के सामने आ गया। उसकी 2 अजीब आंखें थीं। इसके अलावा जब लाल आंख उसे देखती थी तो उसे ऐसा लगता था मानो कोई विशेषज्ञ उसे घूर रहा हो। उसने अपना सिर हिलाया और इसे हास्यास्पद पाया और फिर जल्दी से हथेली से वार किया। मूर्ख प्राणी, चले जाओ, मेरी योजनाओं में हस्तक्षेप मत करो। हालांकि जल्द ही उसकी मुस्कान गायब हो गई। उस रोएदार जानवर ने सचमुच अपना पंजा उसकी ओर बढ़ाया। अरे, आखिर क्या हो रहा था? आश्चर्य यहीं नहीं रुका। उसने सोचा कि उसकी हथेली के प्रहार से यह प्राणी आसानी से नष्ट हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके विपरीत उसने पाया कि जो शक्ति उससे बाहर निकलती थी वह सब लुप्त हो गई थी। ये कैसे संभव हुआ? वह कुछ कदम पीछे हटा और उसे रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। हालांकि वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसने कई लड़ाइयों का अनुभव किया था, इसलिए उसने तुरंत अपने आप को संभाला और हमला करने के लिए अपनी तलवार निकाली। मुझे परवाह नहीं कि तुम कौन हो या क्या हो, लेकिन अगर तुमने मेरा रास्ता रोकने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारा जीवन समाप्त कर दूंगा। उसकी तलवार की तीक्ष्णता इतनी हिंसक थी कि वह हवा में चीरती हुई जा रही थी। वासना जैसे ही लिटिल गोल्ड पर उतरने वाली थी, उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और फिर अचानक उन्हें फिर से खोल दिया। उसकी लाल पुतली से चमकदार लाल प्रकाश निकला और प्राचीन रून उसके चारों ओर घूमने लगे। उसी समय 9 स्वर्गों से एक ठंडी आवाज उतरी, भाड़ में जाओ। इन शब्दों ने कुई युआन को बुरी तरह डरा दिया। ये बिल्ली सचमुच बोल पड़ी। इससे पहले कि वह कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, उसने पाया कि एक अत्यंत भयानक शक्ति उसके शरीर में प्रवेश कर रही है। पुची! उसने मुंह से खून थूका क्योंकि उसका सदमे में डूबा शरीर हवा में उड़ गया था। कुई युआन ने अपने शरीर को स्थिर करने की कोशिश की, लेकिन जब बल ने अपना हमला जारी रखा तो उसे यह असंभव लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वह इस रोएदार प्राणी की तुलना में एक छोटा सा अस्तित्व था। वह चीज वास्तव में क्या थी? एक बिल्ली, प्राचीन जानवर। कुई युआन पूरी तरह से भ्रमित हो गया क्योंकि उसका शरीर दर्जनों मीटर पीछे उड़ गया और जमीन पर जा टकराया, जिससे धूल और मलबा उड़ने लगा। उसे बहुत असहज महसूस हुआ। कुई युआन ने उठने की कोशिश की, लेकिन जब उसकी नज़र अर्जुन और बिल्ली पर पड़ी तो उसने पाया कि बिल्ली का शरीर धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। भाड़ में जाओ। संपादक, अंतहीन फैंटेसी अनुवादक। कुई युआन ने इस दुनिया में बहुत सी चीजें देखी थीं और उसने कुनलुन पर्वतों में अनगिनत आध्यात्मिक और राक्षसी जानवरों को अपनी सवारी में बदल लिया था। हर साल वह दानिक्सु कस्बे के प्रमुख परिवारों के साथ जानवरों का शिकार करने भी निकल जाता था, इसलिए इस क्षेत्र में ज्ञान के मामले में वह बहुत अच्छा था। हालांकि इस समय उसका दिमाग खाली था। यह अजीब प्राणी क्या है? इसके अलावा ये बोल भी सकता है। अज्ञात भय उसके हृदय में घर कर गया। उनका एकमात्र अनुमान यह था कि यह जानवर प्राचीन काल से आया है। आध्यात्मिक राक्षस, राक्षसी राक्षस, या कुछ ऐसा जो पूरी तरह से अनसुना हो। किसी भी हालत में उसने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा था। अन्य 2 बूढ़े व्यक्ति जिनके दाहिने हाथ टूटे हुए थे, तेजी से पास आए और बोले, मास्टर, क्या आप ठीक हैं? आप थोड़े हतप्रभ लग रहे हैं। कुई युआन ने अपना हाथ हिलाया और अर्जुन और लिटिल गोल्ड को जलती हुई निगाहों से देखा। उसकी आंखों का डर लालच में बदल गया था। चाहे जो भी हो, वह अजीब जानवर उसके हमले का प्रतिरोध करने में कामयाब रहा था, जो उसके मूल्य का सबूत था। अगर कोई परिवार के हाथ यह आ जाता तो शायद कुनलुन पर्वतों में उनका प्रभाव और शक्ति का दायरा और भी बढ़ जाता। ये सोचकर उसने तुरंत एक दवा की गोली निगल ली और उसकी चोटें थोड़ी ठीक हो गईं। वह बड़ी मुश्किल से खड़ा हुआ और दोनों बूढ़ों को आदेश दिया, क्या आपके पास जानवर शिकार जाल है? दोनों बूढ़ों ने सिर हिलाया और एक बड़ा जाल निकाला। जानवर शिकार जाल पर एक आकृति बनी हुई थी तथा उस पर खून के धब्बे थे। हर साल जब कोई परिवार शिकार पर जाता था तो वे इस वस्तु का उपयोग उच्चस्तरीय राक्षस जानवरों या आध्यात्मिक जानवरों को पकड़ने के लिए करते थे। आज भी कोई अपवाद नहीं होगा। फिर कुई युआन ने ठंडी मुस्कान के साथ एक धनुष निकाला। धनुष और बाण जैद से बने थे और उनमें हत्या करने की मंशा झलक रही थी। इसमें कोई भौतिक धनुष तार नहीं थी, लेकिन 2 बिंदुओं को जोड़ने वाली एक लाल प्रकाश किरण थी जहां धनुष तार होनी चाहिए थी। ये धनुष वही मेघ भेदी धनुष था जिसने पहले अर्जुन पर आक्रमण किया था।
जब बूढ़ों ने कुई युआन को ये हथियार निकालते देखा तो वे तुरंत समझ गए। बूढ़े गुरु, क्या आप उस जानवर को मारने के लिए क्लाउड स्लेशिंग धनुष का उपयोग करने की योजना बना रहे हैं और चाहते हैं कि हम उसे जानवर शिकार जाल के साथ पकड़ कर रखें? उस जानवर को मार डालो। कुई युआन ने अपना सिर हिलाया। ये बेकार होगा, मैं इसे पकड़ना चाहता हूँ। तुम दोनों को जितना संभव हो सके उसके करीब जाने की कोशिश करनी चाहिए। जब मैं तीर छोड़ता हूँ तो तुरंत जाल से उसे पकड़ लो। मैं उसे केवल घायल करूंगा क्योंकि मैं उसे जीवित रखना चाहता हूँ। जल्दी करो और जाओ। कुई युआन के निर्देश सुनकर उन दोनों के चेहरे पर अजीब भाव थे। वे दोनों देख चुके थे कि जानवर क्या करने में सक्षम था और यहाँ तक कि बूढ़ा मास्टर भी उसकी ताकत का विरोध करने में असमर्थ था। इसके बावजूद बूढ़ा मास्टर चाहता था कि वे उसके करीब पहुंचें। क्या यह मौत को आमंत्रित करने के समान नहीं था? मास्टर, हम सभी घायल हैं। क्यों न हम कोई परिवार के बचे हुए विशेषज्ञों का इंतजार करें? उनमें से एक ने मुश्किल से कहा। कुई युआन ने उसे थप्पड़ मारा। क्या बकवास कर रहे हो? उस कमीने की हालत अस्थिर लग रही है, इसलिए ये सबसे अच्छा मौका है। अगर हम देर करेंगे तो स्थिति बदल सकती है। दोनों जनरलों को और क्या कहना था। कुई परिवार के सभी विशेषज्ञों ने एक विशेष गोली खा ली थी। जब तक वे पुराने मास्टर के आदेश की अवहेलना करेंगे वे मर जाएंगे। उन दोनों ने जाल के एक एक किनारे को पकड़ा और लिटिल गोल्ड और अर्जुन की ओर बढ़े। कुई युआन की आध्यात्मिक ऊर्जा बह निकली जब उसने धनुष पर क्लाउड स्लेशिंग एरो रखा और लाल आध्यात्मिक धनुष की डोरी खींची। उसके दानतियन में उपस्थित सारी आध्यात्मिक ऊर्जा अवशोषित हो जाने के बाद उसका चेहरा भी पीला पड़ गया। इस समय अर्जुन ने अपनी आंखें खोलने के लिए संघर्ष किया। दर्द उसके पूरे शरीर में फैल गया। उसने जो पहले हमला किया था उसने उसे लगभग उसकी सीमा तक पहुंचा दिया था। सौभाग्य से उसे एहसास हुआ कि वह अपनी सफलता को करीब से देख सकता है। आज के बाद वह संभवतः संत राजा के राज्य में पहुंच जाएगा। हालांकि पहले उसे इस स्थिति से बचना था। वह अपना हाथ भी नहीं उठा पा रहा था। वह जोर से सांस लेते हुए लिटिल गोल्ड की ओर देखने लगा। लिटिल गोल्ड का शरीर लाल हो गया था और धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा था। अब वह 1 मीटर लंबा हो गया था और रुका नहीं था। क्या लिटिल गोल्ड दूसरी बार विकसित हो रहा है? अर्जुन ने तुरंत इस विचार को खारिज कर दिया। आखिरकार वैद्यनाथ ने कहा था कि जैसे जैसे यह आगे बढ़ेगा इसे तोड़ना और भी मुश्किल होता जाएगा। ड्रैगन क्लींजिंग पूल एक ऐसा अवसर था जो उसके वंश के साथ प्रतिध्वनित होता था, लेकिन डेनिक्सू टाउन में ऐसा कुछ भी नहीं था। ये कैसे विकसित हो सकता है? अचानक हवा में किसी चीज के फटने की आवाज सुनाई दी। अर्जुन ने चारों ओर नजर घुमाई और तुरंत एक ठंडी किरण तेजी से आती हुई देखी। बादल काटने वाला तीर। उसने देखा कि कुई युआन हाथ में बादल काटने वाला धनुष लिए दूर खड़ा था। उसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान थी। उसी समय कुई परिवार के 4 जनरलों में से 2 ने अपने हाथों में बड़ा जाल पकड़ लिया और लिटिल गोल्ड पर हमला कर दिया। अच्छा नहीं है, वे लिटिल गोल्ड को निशाना बना रहे थे। अर्जुन ने पूरी ताकत से दहाड़ लगाई। लिटिल गोल्ड, जल्दी करो और निकल जाओ। हालांकि लिटिल गोल्ड ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। उसका शरीर अभी भी फैल रहा था और उसके शरीर के चारों ओर की लाल रोशनी और भी ज्यादा चमकदार होती जा रही थी। क्लाउड स्लेशिंग एरो की गति बहुत तेज थी। पलक झपकते ही वह लिटिल गोल्ड के शरीर तक पहुंचने वाला था। इस बीच दोनों सेनापति पहले ही विशाल जाल के साथ उसके करीब पहुंच चुके थे। उन्होंने एक हाथ से मुहरें बनाना शुरू कर दिया और अपने रक्तसार को बाहर निकाल दिया। विशाल जाल बाहर फेंका गया और उसने लिटिल गोल्ड को घेर लिया। अर्जुन कभी भी लिटिल गोल्ड को चोट नहीं पहुंचाने देगा। उसने अपने दांत पीसकर अपने शरीर में होने वाले दर्द को सहन किया। उसकी उंगलियां हिल रही थीं। ड्रैगन स्लेयर हेवन तलवार अर्जुन के हाथ में आ गई। उसने तलवार को कसकर पकड़ लिया और हमला करने के लिए तैयार हो गया। लिटिल गोल्ड ने धरती हिला देने वाली दहाड़ लगाई और पूरी धरती हिल गई। सभी दिशाओं में असीम आघात की लहरें फैल गईं। लिटिल गोल्ड अचानक घूम गया और उसकी आकर्षक लाल पुतली अचानक क्लाउड स्लैशिंग एरो पर केंद्रित हो गई। वह पूरी तरह से शांत और उदासीन लग रहा था। अविश्वसनीय रूप से बादल काटने वाला तीर वास्तव में रुक गया और तीर में निहित शक्ति अचानक गायब हो गई। वास्तव में ये धीरे धीरे झुकने भी लगा और फिर बादल काटने वाला तीर जमीन पर गिर गया। कुई युआन ने स्वाभाविक रूप से ये दृश्य देखा और उसका शरीर तुरंत अकड़ गया। उसके पूरे हमले को एक साधारण नजर ने रोक दिया था। क्या बकवास है? उसने दोनों सेनापतियों की ओर देखा और चिल्लाया, जल्दी पीछे हटो, जल्दी करो। हालांकि बहुत देर हो चुकी थी। लिटिल गोल्ड ने अपना सिर उठाया, अपने चारों पैर मोड़े और उसका पूरा शरीर हवा में उड़ गया। उसके शरीर के चारों ओर की लाल रोशनी अधिकाधिक भयावह होती गई।
जब विशाल जाल गिरा तो उसके पंजों से तीखे पंजे निकले और विशाल जाल को फाड़ दिया। यहाँ तक कि नेट के अंदर की संरचना भी पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। वे लिटिल गोल्ड के सामने कुछ भी नहीं थे। लिटिल गोल्ड ने एक भयंकर दहाड़ लगाए और तेजी से दोनों जनरलों की ओर दौड़ा। दोनों जनरलों को स्वाभाविक रूप से उस खतरे का एहसास हो गया जिसमें वे थे। वे भागना चाहते थे लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। लिटिल गोल्ड अचानक उनके सामने आया और अपना बड़ा मुंह खोला। उसने अपना बड़ा मुंह खोला और दोनों जनरलों को काट लिया। यह अजेय था। वे दोनों खूनी धुंध में बदल गए। टकराना। लिटिल गोल्ड जमीन पर स्थिर रूप से उतरा। उसके नुकीले दांतों से खून टपक रहा था और उसकी अजीब आंख अचानक कुई युआन की ओर मुड़ गई। फिर वह कुई युआन की ओर दौड़ा। लिटिल गोल्ड के हर कदम के साथ जमीन पर गहरे पदचिह्न उभर आते थे जिससे दरारें दिखाई देने लगती थीं। वह दृश्य देखकर अर्जुन का हृदय शांत नहीं हो सका। लिटिल गोल्ड यदि ऐसा होता तो वह अपने सभी दुश्मनों को कुचलने के लिए लिटिल गोल्ड का उपयोग कर सकता था। इस समय लिटिल गोल्ड कुई युआन से केवल कुछ दर्जन मीटर की दूरी पर था और उसकी निगाहें ठंडी और खूनी थीं। उसके शरीर में प्राचीन पशु रक्त की निर्ममता पूरी तरह से उत्तेजित थी। तुम्हें उसे छूना नहीं चाहिए। ऐसा करने की कीमत बहुत ज्यादा है। वह मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत महत्वपूर्ण। एक उदासीन आवाज गूंजी। उसकी आवाज में कोई गर्मजोशी नहीं थी। अचानक लिटिल गोल्ड हिल गया। उसके पिछले पैर मुड़ गए और जमीन धंस गई क्योंकि वह 10 मीटर ऊपर आसमान में उछला। फिर एक विशाल पंजे का निशान आसमान को चीरता हुआ कुई युआन पर गिरा। इस पंजे के निशान में लिटिल गोल्ड का अंतहीन गुस्सा था और ऐसा लग रहा था कि वह सक्षम था अंतरिक्ष को ही नष्ट कर देना। कुई युआन को उम्मीद नहीं थी कि लिटिल गोल्ड उसके पीछे आएगा और वह पूरी तरह से घबरा गया। कोई भी व्यक्ति अज्ञात मूल के ऐसे शक्तिशाली जानवर का सामना करने पर सहज रूप से भागना चाहेगा। भागने के अलावा वह और क्या कर सकता था? लड़ाई? बिल्कुल नहीं। वे बिल्कुल भी एक ही स्तर पर नहीं थे। हालांकि कुई युआन ने अभी कुछ ही कदम उठाए थे कि उसे महसूस हुआ कि उसके शरीर पर 2 आंखों ने ताला लगा दिया है और एक अदृश्य दबाव ने उसे घेर लिया है। ऐसा लग रहा था जैसे उसके पैरों में भारी सीसा भरा हो और वह 1 इंच भी हिलने में असमर्थ हो। उसका चेहरा बहुत पीला पड़ गया। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि दानिक्सू में उसकी ऐसी दयनीय स्थिति हो जाएगी। शहर, क्या ऐसा हो सकता है कि उसकी किस्मत में ऐसे जानवर के हाथों मरना लिखा था? उसने अपना हथियार निकाला, अपनी डेंटियन में बची हुई शक्ति को इकट्ठा किया और वार किया बाहर। झनकार, उसकी तलवार टूट गई और उसके पैर जमीन में धंसने लगे। प्रभाव, ये किस प्रकार की शक्ति थी? कचा, क्रैक, वह अपने शरीर की हड्डियों के टूटने की आवाज भी सुन सकता था और उसने मुंह से बहुत सारा थूक निकाला खून का। तुम क्या बकवास कर रहे हो? उसने बड़ी मुश्किल से कुछ शब्द उगले। फिर उसे कुछ सूझा और उसने अपनी कमर से एक जेड पेंडेंट निकाला और उसने एक बार फिर मुंह में खून थूका, इस बार जेड पेंडेंट पर। जेड पेंडेंट टिमटिमाया और एक पुरानी छायादार आकृति अचानक घनीभूत हो गई। ये कुई परिवार का पूर्वज था और यह कुई युआन का सबसे बड़ा तुरुप का पत्ता भी था। छायादार आकृति ने लिटिल गोल्ड को घूरते हुए कहा, तुम मूर्ख प्राणी हो, तुमने मेरे कुई परिवार के सदस्य पर हमला करने की हिम्मत कैसे की? उस छायादार आकृति ने उंगली से इशारा किया और आकाश में एक कड़ाही बन गई तथा एक उल्का की तरह लिटिल गोल्ड पर उतर आई। लिटिल गोल्ड को कुछ कदम पीछे हटना पड़ा। लिटिल गोल्ड ने उस छायादार आकृति को घूरा और अचानक प्रकाश की एक किरण उसके अंदर से निकली। इसकी लाल पुतली। कुई परिवार के पूर्वज के चेहरे पर भाव बदल गए। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई भयानक चीज देख ली हो। जैसे ही वह बोलने वाला था, प्रकाश की किरण उस छायादार आकृति को भेदती हुई गायब हो गई। हालांकि लिटिल गोल्ड को भी अच्छा नहीं लगा। जैसे ही वह कुई युआन की ओर बढ़ने वाला था, उसने देखा कि ताओवादी वेशभूषा में कुछ ऋषि जैसे बुजुर्ग लोग खतरनाक आभा बिखेरते हुए तेज गति से आकाश में उड़ रहे थे। कम से कम उनकी आभा कुई युआन से कहीं अधिक थी। कुई परिवार, कुछ दिन और प्रतीक्षा करो और मैं अपने स्वामी के साथ तुम्हारे लिए वापस आऊंगा, लिटिल गोल्ड ने सूंघकर कहा। ऐसा कहने के बाद प्राचीन रून उसकी लाल पुतली के चारों ओर घूमने लगा। जिस क्षण कुई युआन ने उसकी ओर देखा, उसे एहसास हुआ कि उसका दिमाग खाली था और फिर उसका शरीर जमीन पर गिर गया। वह कोमा में चला गया। लिटिल गोल्ड पलटा और अर्जुन की ओर दौड़ा। उसने अर्जुन के कपड़े पकड़े, उसे उठाया और अपनी पीठ पर फेंक दिया। अर्जुन बोलने ही वाला था कि लिटिल गोल्ड बोल पड़ा, मैं इस स्थिति को लंबे समय तक बनाए नहीं रख सकता। बदला लेने के बारे में सोचने से पहले हमें कोर टावर में प्रवेश करने तक इंतजार करना चाहिए। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वह हवा की तरह भाग गया और अपने पीछे धुआं और धूल का निशान छोड़ गया। 10 सेकंड के भीतर लिटिल गोल्ड अर्जुन को कोर टावर के प्रवेश द्वार तक ले जाने में कामयाब हो गया।
फिर वह अपने रास्ते पर रुक गया और हिंसक तरीके से अर्जुन को एक तरफ फेंक दिया। फिर एक लाल रोशनी चमकी और उसका शरीर सिकुड़ने लगा। अंत में यह अपने मूल आकार में वापस आ गया। जल्दी करो, कोर्ट टावर में घुस जाओ। हमारा पीछा करने वाले लोग बहुत खतरनाक हैं और मैं उनके बारे में कुछ नहीं कर पाऊंगा। कोर्ट टावर सबसे सुरक्षित जगह है। जल्दी करो। अर्जुन को मामले की गंभीरता का अंदाजा हो गया। उसने लिटिल गोल्ड को उठाया और कोर्ट टावर की ओर चल दिया। हालांकि उसे जल्द ही पता चल गया कि कोर्ट टावर का दरवाजा बंद था। इसके अलावा दो द्वारपाल कहीं नजर नहीं आ रहे थे। क्या यहाँ कुछ हुआ? उसी समय कुछ ऋषि समान वृद्ध व्यक्ति कोर्ट टावर के बाहर उतरे। वे ताओवादी वस्त्र पहने हुए थे, जिनकी पीठ पर कोर्ट टावर की छवि बनी हुई थी तथा उनसे अलौकिक और रहस्यमय आभा निकल रही थी। वे अनगिनत वर्षों से इस स्थान की रखवाली कर रहे थे। उनका मिशन इस स्थान की रक्षा करना था। आखिरकार कोर्ट टावर एक प्राचीन वस्तु थी जिस पर अनगिनत ताकतें कब्जा करती थीं। अगर इसकी रखवाली करने वाला कोई नहीं होता तो इसे लालची लोगों ने बहुत पहले ही लूट लिया होता। अभी अभी उन्हें यहाँ के अनोखे उतार चढ़ाव का एहसास हुआ था। उतार चढ़ाव विशेष रूप से तीव्र थे, जो ये संकेत दे रहे थे कि यहाँ एक ऐसी शक्ति थी जो यहाँ नहीं थी। जब वे यहाँ पहुंचे और लाशें देखीं तो कोर के चेहरे पर मुस्कान आ गई। टावर के संरक्षकों में भारी परिवर्तन हुआ। अगर मुझे सही से याद है तो यह आदमी कुई परिवार का वर्तमान स्वामी होना चाहिए और वे 4 लाशें कुई परिवार के 4 सेनापति होने चाहिए। क्या ऐसा हो सकता है कि वे बाहर से आए विशेषज्ञ हों? वे चिंता से कोर्ट टावर की ओर देखने लगे। हजारों वर्षों तक किसी ने कोर्ट टावर को छूने की हिम्मत नहीं की, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि यह शांतिपूर्ण था। यदि कोई परिवार संकट में था तो यह संभवतः भविष्य में आने वाली परेशानियों का संकेत था। कोर्ट टावर के एक संरक्षक कुई युआन के पास गए। उन्होंने कुई युआन की नाक को छूकर देखा कि वह सांस ले रहा है या नहीं। फिर उन्होंने उसके माथे की ओर इशारा किया। एक पवित्र प्रकाश ने कुई युआन के शरीर को ढक लिया। अचानक कुई युआन ने अपनी आंखें खोलीं और जोर से सांस ली। जब उसने अपने सामने बूढ़े आदमी को देखा तो उसने जल्दी से अपने हाथों को कप में भर लिया और कहा, वरिष्ठ नानक सुआन, आप यहाँ क्यों आए हैं? कुई युआन वरिष्ठ नानक सुआन को नमस्कार करता है। वरिष्ठ नानक सुआन की अभिव्यक्ति उदासीन थी। उसने अपनी आस्तीन लहराए और सीधे कहा, औपचारिकता की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि यहाँ क्या हुआ। वरिष्ठ नानक सुआन, मेरे बच्चे कुई रुईचेन को एक बाहरी साधक ने अगवा कर लिया था और वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। कुई परिवार के 4 जनरलों और मैंने उस व्यक्ति को यहाँ रखने के लिए लड़ाई लड़ी। कुई युआन ने जल्दी से समझाया, केवल एक ही प्रतिद्वंद्वी है। वरिष्ठ नानक सुआन ने बीच में टोका, हालांकि आपको इस हद तक घायल करने में सक्षम होने के लिए उसे एक दाओयुआन क्षेत्र विशेषज्ञ होना चाहिए। कुई युआन ने अपना सिर जोर से हिलाया। ये वह बच्चा नहीं है जिसने हमें चोट पहुंचाई है। यह अचानक कुई युआन का चेहरा दर्द से मुड़ गया। उसने अपने सिर को दोनों हाथों से पकड़ लिया, बेहद असहज महसूस कर रहा था। उसे एहसास हुआ कि उसे याद ही नहीं आ रहा कि क्या हुआ था। ऐसा लगा जैसे कोई स्मृति पूरी तरह से गायब हो गई हो। लेकिन क्या? सीनियर नानक सुआन ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। कुई युआन ने याद करने की पूरी कोशिश की, लेकिन पाया कि यह असंभव था। वह केवल कमजोरी से कह सका, वरिष्ठ नानक सुआन, किसी कारण से मैं अचानक भूल गया कि अभी क्या हुआ था। मुझे लगता है कि उस बच्चे से निपटने से पहले मैंने कुछ असाधारण चीज का सामना किया था। हालांकि मैं ठीक से नहीं बता सकता कि यह क्या है। हर बार जब मैं इसके बारे में सोचने की कोशिश करता हूं तो मेरा दिमाग ऐसा लगता है जैसे ये फट जाएगा, कुई युआन ने मुश्किल से कहा। ये सुनकर सीनियर नानक सुआन को अचानक कुछ याद आया। उसने अपना हाथ बढ़ाया और कुई युआन के सिर के ऊपर अपनी उंगली से इशारा किया। फिर जैसे ही वह कुई युआन के दिमाग में घुसपैठ करने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल करने वाला था, उसने पाया कि एक लाल रोशनी उसकी ओर आ रही है। सीनियर नानक सुआन ने जल्दी से अपना हाथ वापस खींच लिया और 3 कदम पीछे हटे। फिर वे मुश्किल से रुके। उनके चेहरे पर बेहद उदासी थी और उन्होंने कहा, ऐसा लगता है कि किसी ने आपकी यादें मिटा दी हैं। जो आपकी यादें मिटा सकता है वह निश्चित रूप से कोई साधारण साधक नहीं है। इसके अलावा आपके दिमाग में बची हुई शक्ति थोड़ी अजीब है। ऐसा लगता है कि यह किसी इंसान की नहीं है। हालांकि मैं उस व्यक्ति से मिलने के बाद ही विश्लेषण कर सकता हूं कि वास्तव में क्या हुआ था जिसने ऐसा किया। उसने इधर उधर देखा और पाया कि कुछ लोग मारे गए हैं। इससे उसने अनुमान लगाया कि किसी को नहीं पता कि यहाँ क्या हो रहा है। सभी निशान पूरी तरह से मिट गए। वरिष्ठ नानक सुआन, क्या आप मेरी स्मृति के उस हिस्से को पुनः प्राप्त करने के लिए कोई तकनीक इस्तेमाल कर सकते हैं? कुई युआन ने पूछा।
सीनियर नानकसुआन ने अपना सिर हिलाया। नहीं, प्रतिद्वंद्वी की क्षमता मुझसे ज्यादा है। दूसरे शब्दों में, जिस व्यक्ति ने आपकी यादें मिटा दी हैं, वह बेहद खतरनाक है। कुई युआन ने कुछ सेकंड के लिए हिचकिचाते हुए कहा, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? एकमात्र सुराग वह व्यक्ति है जिसने आपके बच्चे का अपहरण किया है। क्या आपको पता है कि वह कहाँ गया? सीनियर नानकसुआन ने भौहें सिकोड़ी। कोर्ट टॉवर को देखते ही कुई युआन की आंखें चमक उठीं और उसने कहा, वरिष्ठ, उस बच्चे ने मुझसे कोर्ट टॉवर में प्रवेश करने के लिए टोकन मांगा था, इसलिए मुझे यकीन है कि वह प्रवेश करने की कोशिश कर रहा है या अभी कोर्ट टॉवर के अंदर है। सीनियर नानकसुआन की नज़र कुई युआन की उंगली पर पड़ी जो दूर से कोर्ट टॉवर की ओर इशारा कर रही थी। उसने ठंडे अंदाज में व्यंग्य किया और कहा, क्या वह बच्चा इस समय कोर्ट टॉवर पर जाकर मौत को दावत नहीं दे रहा है? कीमिया मास्टर लिंगी कुछ समय पहले ही एकांतवास से बाहर आए हैं। किसी कारण से वे डेनिक्सू टाउन की बेतहाशा तलाश कर रहे हैं और यहाँ तक कि डेनिक्सू टाउन के बाहरी क्षेत्रों में भी गए हैं। मुझे नहीं पता कि वे क्या खोज रहे हैं, लेकिन चूंकि कीमिया मास्टर लिंगी अभी कोर्ट टॉवर के अंदर नहीं है, इसलिए अंदर जाना इतना आसान नहीं होगा। कुई युआन, चूंकि यह मामला आपके कुई परिवार से संबंधित है, इसलिए मेरे साथ आओ। अगले ही पल सीनियर नानकसुआन ने कुई युआन को पकड़ लिया और अन्य बुजुर्गों के साथ कोर्ट टॉवर की ओर दौड़ पड़े। इस समय अर्जुन कोर्ट टॉवर के बाहर दरवाजा खटखटा रहा था, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। प्रवेश द्वार पर की गई बैरिकेडिंग को किसी भी प्रकार से हटाया नहीं जा सका। अरे, वे दो द्वारपाल कहाँ चले गए? अर्जुन ने ड्रैगन स्लेयर हेवन स्वॉर्ड को बाहर निकाला और बल का उपयोग करके संरचना को तोड़ने की कोशिश करने वाला था, जब लिटिल गोल्ड ने मुश्किल से कहा, आप अपनी वर्तमान ताकत से संरचना को तोड़ने में सक्षम नहीं होंगे। यहाँ तक कि मैं भी अपनी चरम शक्ति से ऐसा नहीं कर पाऊंगा। यह एक सच्चा प्राचीन खजाना है और इसे पूरी तरह से संरक्षित और बनाए रखा गया है। तो क्या करें? जरा रुको, लिटिल गोल्ड ने कमजोरी से कहा। तभी जब अर्जुन आगे पीछे घूम रहा था, दो बूढ़े आदमी धीरे धीरे चलते हुए आए। यह ओल्ड यांग और ओल्ड फैंग था। वे दोनों पूरा दिन अर्जुन को ढूंढते रहे, लेकिन जब उन्होंने अर्जुन को देखा तो वे उसे पहचान नहीं पाए। आखिरकार उस समय अर्जुन अरुण के वेश में था। बच्चे, तुम दरवाजे पर क्या कर रहे हो? जब अर्जुन ने उन दोनों को देखा तो उसने सांस छोड़ी और जल्दी से कुई परिवार का टोकन सौंप दिया। वरिष्ठों, मैं कोर्ट टॉवर में प्रवेश करना चाहता हूँ। बूढ़े यांग ने अपना हाथ हिलाया और झुंझलाहट में अर्जुन के टोकन को जमीन पर पटक दिया। कीमिया मास्टर लिंगी आज बाहर हैं। जब तक कोई विशेष परिस्थिति न हो, कोर्ट टॉवर नहीं खुलेगा। इसके अलावा यह अगले कुछ दिनों तक नहीं खुल सकता है, इसलिए इसके बारे में सोचना भी मत। ये टोकन प्रवेश और निकास के लिए एक साधारण टोकन है, इसमें कोई अधिकार नहीं है। अर्जुन दंग रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि शून्य कोर्ट टॉवर का खुलना इतना आसान होगा। क्या कोर्ट टॉवर में प्रवेश के लिए इस कीमिया मास्टर की मंजूरी की आवश्यकता थी? अर्जुन ने ओल्ड फैंग की ओर देखा, जो कि बेहतर स्वभाव का था, और अपनी मुठ्ठियां उसकी ओर मोड़ लीं। वरिष्ठ फैंग, क्या मैं पूछ सकता हूं कि आदरणीय कीमिया मास्टर कब वापस आएंगे? एल्डर फैंग ने अपना सिर हिलाया। अचानक उसने कुछ नोटिस किया और अर्जुन की ओर दिलचस्पी से देखा। छोटे भाई, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम थोड़े जाने पहचाने लग रहे हो? अर्जुन बोलने ही वाला था कि तभी कुछ प्रभावशाली आभामंडल चारों ओर छा गया। ये लोग थे कुई युआन, सीनियर नानकसुआन और अन्य। स्वाभाविक रूप से कुई युआन ने अर्जुन को दो बूढ़े द्वारपालों से बहस करते देखा और जल्दी से अर्जुन की ओर इशारा करते हुए उत्साहित होकर कहा, वरिष्ठ नानकसुआन, ये वही बच्चा है। इस बच्चे ने मेरे बेटे को प्रताड़ित किया और मुझे गंभीर रूप से घायल करने और दानिक्सू टाउन के कई लोगों को मारने के लिए किसी अज्ञात तरीके का इस्तेमाल किया। मुझे संदेह है कि इस बच्चे का यहाँ आने का उद्देश्य कोर्ट टॉवर को नुकसान पहुंचाना है। ये सुनकर अर्जुन का चेहरा पीला पड़ गया। बहुत देर हो चुकी थी। उन्होंने संसार कब्रिस्तान से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन वैद्यनाथ से कोई जवाब नहीं मिला। वैद्यनाथ ने उससे कहा था कि उसे हर चीज का सामना अकेले ही करना होगा, लेकिन वह अपनी वर्तमान मुश्किल से खुद को कैसे निकाल सकता है? जब बूढ़े यांग ने यह सुना तो उसकी आंखें तुरंत ठंडी हो गईं। वह दानिक्सू टाउन का निवासी था, इसलिए ये सुनकर कि इस युवक ने वास्तव में अपने गृहनगर में अन्य लोगों का कत्लेआम किया था, वह क्रोधित हो गया। उसका अपराध अक्षम्य था, यहाँ तक कि जिस टोकन को उसने अभी अभी छुआ था वह भी उन लोगों के खून से सना हुआ हो सकता है जिन्हें वह जानता था। दूर से सीनियर नानकसुआन ने अर्जुन को दिलचस्पी से देखा। वह समझ नहीं पा रहा था कि एकमात्र शीर्ष स्तरीय संघ क्षेत्र साधक इतने सारे विशेषज्ञों को कैसे मार सकता है। उन्होंने एक कदम आगे बढ़कर ओल्ड यांग और ओल्ड फैंग से कहा, हमें इस व्यक्ति को जांच के लिए ले जाना होगा।
बूढ़े यांग ने एक तलवार निकाली जो आध्यात्मिक ऊर्जा से भरी हुई थी और उसे अर्जुन की गर्दन पर रख दिया। दाओइस्ट नानक सुआन, इस व्यक्ति ने इतना भयानक अपराध किया है, इसलिए हम स्वाभाविक रूप से उसे नहीं बचाएंगे। सौभाग्य से कीमिया मास्टर लिंगी चले गए हैं, अन्यथा हम इस बच्चे को प्रवेश करने की अनुमति दे सकते थे। बेटे, बस आत्मसमर्पण कर दो। तुम्हें दानक्सू टाउन में ऐसा घिनौना काम कभी नहीं करना चाहिए था। कोर्टावा तुम्हारे जैसे खून से सने गुंडे को बर्दाश्त नहीं कर सकता। अपनी गर्दन पर तलवार को देखते हुए अर्जुन की आंखें सिकुड़ गईं। वह इस मुश्किल से बाहर निकलने का कोई रास्ता सोच रहा था। ये देखकर कुई युआन ने जल्दी से अपने हाथों को ओल्ड यांग की ओर बढ़ाया और उसे धन्यवाद दिया। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कीमिया मास्टर लिंगी के पास 2 शीर्ष विशेषज्ञ हैं जो लगातार उसकी रक्षा करते हैं। यही कारण है कि इतने लंबे समय से कोर्टोवर को कुछ नहीं हुआ है। बूढ़े यांग ने संतोष में सिर हिलाया और अर्जुन से कहा, बेटे, तुम्हें और क्या कहना है? मैं तुम्हें आज्ञाकारी होकर सहयोग करने की सलाह देता हूँ, अन्यथा तुम्हारे जैसा बाहरी व्यक्ति यहाँ से जीवित बाहर निकलने के बारे में भूल सकता है। कुई युआन बहुत खुश था। अगर कीमिया मास्टर लिंगी एकांत से बाहर नहीं आते तो इस बदमाश को पकड़ना मुश्किल हो जाता। ऐसा लग रहा था कि स्वर्ग भी उनके पक्ष में था। रुको, अचानक बूढ़ा फैंग, जो अब तक चुप था, बोला। अर्जुन को घूरते हुए उसकी आवाज़ कांप रही थी। बूढ़े फैंग, तुम्हें फिर क्या हो गया है? बूढ़े यांग का चेहरा अजीब हो गया। बूढ़े फैंग ने उसकी बात अनसुनी कर दी। इसके बजाय उसने अर्जुन की ओर मुंह किया और उत्साहित होकर कहा, छोटे भाई, क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? अर्जुन को लगा कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन उसने सिर हिला दिया। सभी की हैरान निगाहों के सामने ओल्ड फैंग एक कदम आगे बढ़ा और अर्जुन के पास जाकर उसके कान में फुसफुसाया। उसने धीरे से पूछा, क्या तुम ही थे जो कुछ देर पहले यहाँ किसी को ढूंढ रहे थे? जाहिर है उसने अर्जुन को पहचान लिया था। आखिरकार अर्जुन की आभा बिल्कुल उस व्यक्ति जैसी ही थी। यही कारण था कि वह चुपचाप अर्जुन को देख रहा था। और जहां तक इस बात का प्रश्न है कि उसने अर्जुन के कान में यह बात क्यों फुसफुसाई, तो इसका कारण यह था कि कीमिया मास्टर लिंगी ने जाने से पहले उसे निर्देश दिया था कि यह तथ्य कि यह युवक उसे ढूंढ रहा था और लिंग युआन का नाम अन्य लोगों को पता नहीं चलना चाहिए। अपने निर्देश देने के बाद कीमिया मास्टर लिंगी ने दानक्सू टाउन की सीमाओं से परे भी खोज शुरू कर दी थी। इससे ये देखा जा सकता था कि यह युवक कीमिया मास्टर लिंगी के लिए कितना महत्वपूर्ण था। इसलिए वह केवल यही कर सकता था कि कीमिया मास्टर लिंगी के वापस आने तक इस स्थिति को सुझाने की कोशिश करे। यद्यपि अर्जुन को यह समझ में नहीं आया कि सामने वाले ने ऐसा क्यों पूछा, फिर भी उसने सिर हिला दिया। क्या तुम मुझे नाम बता सकते हो? होंठ पढ़ना ही काफी होगा। बूढ़ा फैंग अभी भी सतर्क था। अर्जुन के होंठ हल्के से हिले और चुपचाप 2 शब्दों का आकार लेते हुए, लिंग युआन। अर्जुन का उत्तर पाकर ओल्ड फैंग के चेहरे के हाव भाव पूरी तरह बदल गए और उसकी पीठ पसीने से भीग गई। यदि वह चौकस और सावधान न होता तो ओल्ड यांग ने कुछ अक्षम्य कार्य कर दिया होता। यदि कीमिया मास्टर लिंगी क्रोधित हो जाते तो वह और ओल्ड यांग निश्चित रूप से मरना। उसे इससे निपटना ही था। बिना किसी देरी के ओल्ड फैंग ने ओल्ड यांग की तलवार की धार पकड़ ली, जिससे उसकी हथेली से खून बहने लगा। तब पादा बूढ़े फैंग ने थोड़ी ताकत लगाई और बूढ़े यांग के हाथ से तलवार खींच ली और उसे जमीन पर फेंक दिया। इस दृश्य ने सभी को स्तब्ध एवं हतप्रभ कर दिया। ओल्ड फैंग क्या कर रहा था? अर्जुन भी आश्चर्यचकित रह गया। जहां तक ओल्ड यांग का सवाल है, वह सबसे ज्यादा उलझन में था। बूढ़े फैंग, तुम क्या कर रहे हो? वह जोर से चिल्लाया, क्या तुम इस दुष्ट प्राणी की मदद करने जा रहे हो? इससे पहले कि वह बोलना समाप्त कर पाता, ओल्ड फैंग ने अपनी असली क्यूई इकट्ठी की और ओल्ड को थप्पड़ मार दिया। यांग का झुर्रीदार गाल। साले, माय लॉर्ड से बदतमीजी मत करो। बूढ़ा यांग डर गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि बूढ़ा फैंग उस पर हमला करेगा और आगे चलकर इस बच्चे को मिलॉर्ड कहकर भी संबोधित करेगा। कौन बता सकता था कि क्या हो रहा था? बूढ़ा यांग घबरा गया और हताश हो गया। हालांकि जैसे ही वह कुछ कहने वाला था, बूढ़ा फैंग पहले ही पलट गया और उसने अपना ऐश वुल्फ कृपाण लहराया और उसकी नोक दाववादी नानक सुआन, कुई युआन और अन्य लोगों पर तान दी। मुझे खेद है, लेकिन चाहे कुछ भी हो, आप इस व्यक्ति को आज अपने साथ नहीं ले जा सकते। कुई युआन की अभिव्यक्ति बेहद बदसूरत हो गई और दाओइस्ट नानक सुआन की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। वह समझ नहीं पा रहा था कि यहाँ क्या हो रहा है। इन दोनों बूढ़े द्वारपालों से उनका ज्यादा संपर्क नहीं था। इन दोनों का कर्तव्य कोर्टोवर की रक्षा करना था, जबकि उसका अपना कर्तव्य दानक्सू टाउन की रक्षा करना था, जिसमें कोर्टोवर भी शामिल था। इस समय ओल्ड फैंग की हरकतें उसके अधिकार को चुनौती देती हुई प्रतीत हो रही थीं। दाओवादी नानक सुआन ने ओल्ड फैंग को दिलचस्पी से देखा और जिज्ञासा से पूछा, क्या आप मुझे इसका कारण बता सकते हैं?
स्वाभाविक रूप से ओल्ड फैंग अर्जुन और कीमिया मास्टर लिंगई के बीच के रिश्ते को उजागर नहीं कर सकता था। उसने ठंडी नाक सिकुड़ी और दबंगई से कहा, मुझे खेद है, लेकिन आपको कारण जानने का अधिकार नहीं है, न ही आपको कारण जानने की आवश्यकता है। इस समय लुओ याओ और लुओ वुया आखिरकार आ गए। जब उन्होंने तनावपूर्ण दृश्य देखा तो लुओ याओ का दिल फिर से उसके गले तक उछल गया। उसने अर्जुन को देखा और बोलने ही वाली थी कि दो हाथों ने उसका मुंह ढक लिया। ये लुओ वुया था। बदबूदार लड़की, क्या तुम लुओ परिवार को मरवाना चाहती हो? वे दोनों कीमिया मास्टर लिंगली के लोग हैं और बाकी लोग संरक्षक हैं। ये तुम्हारे हस्तक्षेप की जगह नहीं है। लुओ वुया अपनी बेटी से लगभग डर गया था। वह नहीं चाहता था कि उसकी बेटी या उसका परिवार इस मामले में शामिल हो। वह बस यही उम्मीद करता था कि यह युवक जल्द से जल्द मर जाए। उसकी मौत से ही सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। जब दाओवादी नानक सुआन ने एल्डर फैंग का उत्तर सुना तो उसके चेहरे पर उदासी छा गई। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपनी तलवार निकाली और ओल्ड फैंग की ओर तान दी। तुम और मैं अलग अलग चीज़ों के प्रभारी हैं। अगर हम वास्तव में अधिकार के बारे में बात कर रहे हैं तो मैं डेनिक्सू टाउन में तुमसे कहीं बेहतर हूँ। कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम सिर्फ एक प्रेरी हो। कीमिया मास्टर लिंगली के बिना तुम क्या हो? मैं आप पर हमला नहीं करना चाहता, लेकिन यदि आप उसे नहीं सौंपते हैं तो मुझे असभ्य होने का दोष न दें, उन्होंने निर्विवाद स्वर में कहा। ओल्ड फैंग बिल्कुल भी पीछे नहीं हटा। उसकी निगाहें अतुलनीय रूप से दृढ़ थीं। उसे इस व्यक्ति की रक्षा तब तक करनी थी जब तक कि कीमिया मास्टर लिंगी वापस नहीं आ जाता, किसी भी कीमत पर। दाओवादी नानक सुआन, मुझे परवाह नहीं है कि तुम्हारा उसके साथ किस तरह का संघर्ष है, लेकिन कृपया इस बारे में स्पष्ट रहें कि तुम इस समय कहाँ खड़े हो। ये कोर्ट टावर है। अगर तुम एक और कदम आगे बढ़ाने की हिम्मत करते हो तो मुझे कार्रवाई करने के लिए दोष मत देना। बहुत समय हो गया है जब मेरी तलवार ने खून का स्वाद चखा है। इस समय एक दुबले पतले हाथ ने ओल्ड फैंग के हाथ से कृपाण पकड़ ली। ये बूढ़ा यांग था जो अभी भी इस बात से अचंभित था कि क्या हो रहा था। उसने ओल्ड फैंग को देखा और आश्चर्य से पूछा, ओल्ड फैंग, आज तुम्हें क्या हो गया है? हमारा कर्तव्य केवल कोर्ट टावर और कीमिया मास्टर लिंगली की रक्षा करना है। तुम एक हत्यारे की रक्षा करने के लिए अपने अधिकार का अतिक्रमण क्यों कर रहे हो? क्या तुम मनोभ्रंश से पीड़ित हो? बूढ़े फैंग, ऐसा लगता है कि तुम्हारा साथी तुमसे ज्यादा समझदार है। क्या तुम सच में इतने जिद्दी बने रहना चाहते हो? ये कहते हुए ताओवादी नानक सुआन हल्का सा मुस्कुराया। ओल्ड फैंग ने लगभग मुंह में खून थूक दिया। उसने ओल्ड यांग की तरफ देखा और जल्दी से आवाज लगाई, ओल्ड यांग, क्या तुम जानते हो कि यह युवक कौन है? बूढ़ा यांग दंग रह गया। उसने फिर से अर्जुन की ओर देखा और अचानक उसे वह परिचित लगा। ये वही युवक है जिसे कीमिया मास्टर लिंगई ढूंढ रहे हैं। क्या तुम जानते हो कि तुम अभी क्या कर रहे हो? अगर उसे कुछ हो गया तो क्या तुम उसकी जिम्मेदारी उठा पाओगे? बूढ़े यांग का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया और वह सबके सामने अर्जुन के सामने लगभग घुटने टेकने जैसा महसूस करने लगा। वह उसे कैसे नहीं पहचान पाया? अगर उसकी वजह से इस युवक को वाकई कुछ हो गया तो कीमिया मास्टर लिंगी वापस आने पर निश्चित रूप से उसकी खाल उधेड़ देगा। अचानक ऊर्जा की एक अदृश्य लहर ने उसे ऊपर उठा लिया। बूढ़े फैंग की आवाज़ फिर से उसके दिमाग में घुस गई। ऐसा मत करो, कीमिया मास्टर लिंगली के निर्देशों को मत भूलना। इस मामले के बारे में कोई नहीं जान सकता। हम इस बारे में तब बात करेंगे जब कीमिया मास्टर लिंगी वापस आएंगे। बूढ़ा यांग अपने होश में आया और अर्जुन से धीरे से माफ़ी मांगी। फिर उसने ताओवादी नानक सुआन पर अपनी तलवार तानते हुए उसे मारने की नीयत से हमला किया। ताओवादी नानक सुआन, अगर तुम एक कदम भी आगे बढ़े तो मैं तुम पर सबसे पहले हमला करूंगा। मौन। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि ओल्ड यांग का रवैया 180 डिग्री का बदलाव लाएगा। एक सेकंड पहले वह ताओवादी नानक सुआन की तरफ था, लेकिन अगले ही सेकंड वह ओल्ड फैंग की तरफ चला गया था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि कोर्ट टावर के 2 द्वारपाल किसी अज्ञात कारण से इस बुरी तरह घायल युवक की रक्षा कर रहे थे। यह अविश्वसनीय था। जब लुओ वुया ने यह दृश्य देखा तो उसने लुओ याओ के मुंह को ढकना बंद कर दिया और एक पल के लिए उसने सांस लेना भी बंद कर दिया। उसकी आंखें तश्तरी जितनी चौड़ी हो गईं। भ्रम, अविश्वास, संदेह और अनगिनत भावनाएं उसके दिल और दिमाग में भर गईं। स्टोरी पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करो और इसी तरीके का बेहतरीन कंटेंट के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो।